अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है, जो हम आज मैं सेशन स्टार्ट करूंगा, वो बेसिकली हम अपना कॉर्पोरेट से इसको स्टार्ट करेंगे। कॉर्पोरेट का जो मैंने लास्ट ओरिएंटेशन में आपको सारी चीज़ें बताई थी कि जी बिजनेस कैसे रजिस्टर करना है, कितने टाइप्स की एंटिटीज़ हमारे पास हैं, उसमें हमारे पास प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है। तो उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, उनकी जो कंप्लाइंस है वो हमने देखनी है। ठीक है जी। मकसद जी, पहले मैंने टैक्स को ओपन क्यों नहीं किया? सर, एंटिटी होगी तो आप टैक्स फाइल करेंगे ना। अब एक एंटिटी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या सिंगल मेंबर कंपनी है या पार्टनरशिप है, अगर वो एंटिटी होगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास होगी, तभी तो आप उसके टैक्सेशन सिस्टम को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने इस वाले पार्ट को पहले कर दिया, ताकि आप जो है क्या कर सकें जी, ये फ्लेवर ले सकें कि जी आपने बिजनेस कैसे रजिस्टर करना है। राइट। अच्छा जी। अब सबसे पहली बात कि पाकिस्तान में हमारे पास ऑलमोस्ट, अगर मैं प्राइमरीली कैटेगराइज करूं, तो 3 एंटिटीज हमारे पास है जिसकी हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या मैं जब कभी भी बिजनेस ओपन करना चाहूंगा, कोई भी काम करना चाहूंगा, बिजनेस कारोबार करना चाहूंगा, तो मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू मैं अपनी एंटिटी, अपना बिजनेस, अपना कारोबार रजिस्टर करवा सकता हूं। ठीक है जी। पहली चीज क्या है जी? सोल प्रोप्राइटरशिप। नंबर 2, पार्टनरशिप। एंड नंबर 3, कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। तो प्राइमरीली आपने ये 3 चीजें याद रखनी है कि जब भी कभी आप बिजनेस ओपन करने के लिए जाएंगे, तो आप लोगों ने जो चॉइस करनी है, वो इन तीनों में से आपने किसी एक एंटिटी को चूज करना है कि आप किस की तरफ जाना चाहेंगे। कंपनी। यस सर, मैं लिमिटेड कंपनी की बात करूं। ठीक है जी। अब सबसे पहले मैं सोल प्रोप्राइटरशिप पे बात कर लेता हूं, और आज हम उसकी रजिस्ट्रेशन भी देखेंगे कैसे करनी है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है, पहले तो मुझे ये बता दें। सिंगल मेंबर कंपनी। अच्छा जी। और इंडिविजुअल क्या? और जी, सिंगल मेंबर कंपनी, इंडिविजुअल बिजनेस ओनर रनिंग बिजनेस। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। हमारे साथ भी स्टार्टिंग में हुआ था ये, कि क्लाइंट आपको बोलता रहेगा जी मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी है, और आपके दिमाग में चीज़ चलती रहेगी, प्राइवेट लिमिटेड, सिंगल मेंबर कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी। अचानक से आपके सामने डॉक्यूमेंट आएगा, सिर्फ एक एनटीएन का टुकड़ा, पता लगेगा जी ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप पे रजिस्टर्ड है बिजनेस। तो सोल प्रोप्राइटरशिप पे जो बिजनेस रजिस्टर है या जो पार्टनरशिप पे रजिस्टर है, उन्हें हम कभी भी कंपनी नहीं कहते। ठीक है जी। पाकिस्तान में रहते हुए हम कंपनी किसको बोलेंगे? जो कि कंपनीज एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड हो, वो एंटिटी जो कंपनीज एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर्ड हो, दैट इज कॉल्ड अ कंपनी। मैं अपनी पार्टनरशिप को कंपनी नहीं बोल सकता, उसे हम फर्म कहते हैं। मैं सोल प्रोप्राइटरशिप वाले बिजनेस को भी मैं कभी भी कंपनी नहीं बोल सकता, क्योंकि कंपनी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सोल प्रोप्राइटरशिप की है ही नहीं, तो मैं उसे कंपनी कैसे बोलूं? ठीक है जी। तो जब भी आपसे कोई आए, वो यही बोलेगा जी मैं एक इंडिविजुअल बिजनेस ओनर हूं, या मैं सोल प्रोप्राइटर हूं। दैट मीन्स कि ये बंदा सिंगल ओनर है, और इसकी जो रजिस्ट्रेशन का स्टेटस है वो सोल प्रोप्राइटरशिप पे इसने अपना बिजनेस रजिस्टर करवाया हुआ है। अब बात यह है कि जी कोई बंदा सोल प्रोप्राइटर पे बिजनेस रजिस्टर क्यों करवाएगा?
कंपनी पे क्यों करवाएगा और पार्टनरशिप पे क्यों करवाएगा? सर इस तरफ आ जाओ। कोई बंदा सोल प्रोप्राइटरशिप पे बिजनेस क्यों रजिस्टर करवाएगा, कंपनी क्यों करवाएगा या पार्टनरशिप क्यों करवाएगा? इन तीनों में से कोई एक चीज का तो इंतखाब करना है ना उसने। अब वो उसका किस बेसिस पे करना है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ चंद रीजंस है हमारे पास जो हमने देखने हैं, जो पर्सन टू पर्सन या बिजनेस टू बिजनेस वेरी करते हैं। अब अगर कोई एक बंदा आता है, वो बोलता है सर मैंने बुल्टन मार्केट में 6x6 की एक छोटी सी दुकान खोलनी है जिसमें बैठने की भी जगह नहीं है, तो क्या एज अ कंसल्टेंट मैं उसे कभी ये रिकमेंड करूंगा जाएं सर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी ओपन कर लें, प्राइवेट कंपनी ओपन कर लें आप? इवन तो मैं उसे सिंगल मेंबर कंपनी की भी नहीं जो है सजेशन दूंगा। सिंपल क्या क्या होगा जी, मैं बोलूंगा सर आप सोल प्रोप्राइटरशिप पे अपना बिजनेस रजिस्टर करवा लें। उसमें होगा क्या कि उसमें सिर्फ और सिर्फ जो मैंने रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस कैरी आउट करना है वो सिर्फ एफबीआर के साथ करना है। मैंने और किसी के साथ किसी भी किस्म की कोई रजिस्ट्रेशन सोल प्रोप्राइटरशिप के केस के अंदर नहीं करनी। अब इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं जी? एडवांटेज ये कि जी सबसे पहला इजी टू रजिस्टर है, आप रजिस्ट्रेशन उसको बिल्कुल इजीली करवा सकते हैं। नंबर टू, टैक्स कम है। नंबर थ्री, कंप्लाइंस कोई नहीं है, ऑडिट नहीं करवाना, किसी डिपार्टमेंट में फॉर्म जमा नहीं करवाना, कोई कंप्लाइंस आपने नहीं करनी, सिर्फ आपने एक इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग जो है वो पूरे साल में एक मरतबा करनी है। ठीक है जी। अच्छा, इसकी स्लाइड्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अभी स्लाइड्स पे नहीं, मैं सिर्फ आपको ये चीज़ें कुछ बता रहा हूँ, तो इस पे जो है ना आपने फोकस रखना है। ये हो गया जी इसका एडवांटेज। जी जी। नहीं, वो एक कंपनी पे रजिस्टर हो जाएगी, वो मैं आऊंगा इस चीज़ के ऊपर, वो एक अलग सिनेरियो है। मैं भी सिर्फ सोल प्रोवाइडर बिजनेस की बात कर रहा हूँ। अगर कोई बंदा आपके पास आता है कहता है मुझे कंपनी नहीं बनानी, मुझे पार्टनरशिप में नहीं जाना, मुझे सिर्फ एक इंडिविजुअल बिजनेस की रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो आपने क्या काम करना है? वही काम करना है जो अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। अब ये तो हो गया एडवांटेज जी इसके दो तीन, के रजिस्ट्रेशन बहुत इजी है, कंप्लाइंस कोई है नहीं, और टैक्स इसका कम है कंपनी के मुकाबले में। सर उसी पे आ रहा हूँ। ये तीन तो एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेज क्या है जी? जो यहाँ पे लॉ ग्रेजुएट्स बैठे हुए हैं या जिन्होंने लॉ कभी पढ़ा है, तो उन्होंने कॉर्पोरेट लॉ में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सेपरेट लीगल एंटिटी का। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है जी? सेपरेट लीगल एंटिटी कोई बंदा बता सकता है जी? जबकि शनाख्ती कार्ड सर्टिफिकेट जैसे एसएससी में होता है कि लिमिटेड कंपनी होती है, इंडिविजुअल में होता है कि सारा का सारा जो है ना हम ही होल है। ये इसी की बात करो, थोड़ा आप पहुंच गए करीब। एग्जैक्टली, वेरी सिंपल। बिजनेस अलग होगा और ओनर अलग होगा, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के केस के अंदर ऐसा काम नहीं है। बीइंग अ सोल प्रोप्राइटर, उसका बिजनेस भी उसके साथ ही अटैच है। लेकिन अगर मैं कंपनी की बात करूं या पार्टनरशिप की बात करूं, तो वो दोनों क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्या है जी? सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के केस के अंदर ऐसा सिनेरियो नहीं है। अब इससे होगा क्या? होगा ये सर कि खुदा न खास्ता उस सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो गई, तो क्या बिजनेस उसके बच्चों में ट्रांसफर या उसकी लीगल एज में ट्रांसफर हो सकेगा? द आंसर इज नो। क्यों? जस्ट बिकॉज कि वो जो एंटिटी उसने रजिस्टर करवाई थी वो सोल प्रोप्राइटरशिप पे थी, और उसमें ऐसा कोई कानून ही इन्वॉल्व नहीं था कि जो उनको बता सके कि जी आपकी डेथ के बाद ये बिजनेस आपका किसी को ट्रांसमिट या ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है जी। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। नंबर टू, लिमिटेड
लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी या लिमिटेड लाइबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट बता सकते हैं जी? जी ये होता है कि जैसे ना डेब्ट की बात होती है, अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई इशू आ जाता है बैंकिंग का, जी जी तो उसके घर भी, उसके पैसे भी उसके बैंक अकाउंट में जा सकता है। एग्जैक्टली लेकिन ऐसा ही। जो अगर एसेंसी होगा तो उसके लिए नहीं होगा। ठीक है जी, और कोई? जिस पर बहुत ज्यादा है, अगर अभी किस तरह है उसका? अच्छा जी, और कोई इसमें कोई एडिशन करना चाह रहे हैं? लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट या अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होगा जी? हमजा साहब, मैं एड्रेस करता हूँ आपके आंसर क्वेश्चन को। शेयर्स के अंदर होता है कि लिमिटेड एक एंटिटी होती है कि उसकी नहीं, शेयर नहीं करते। ठीक है जी, अगर मैं एज अ सोल प्रोप्राइटर कोई काम करता हूँ और खुदा ना खास्ता वो बिजनेस क्या होता है, बैंकरप्ट हो जाता है, और मुझे जो है क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, उसमें मेरे नॉर्मल क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, बैंक्स भी हो सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, कोई इंडिविजुअल पार्टी भी हो सकती है, राइट? अब होता क्या है कि जब कोई बिजनेस बैंकरप्ट होता है, या ये समझ लें कि वाइंड अप का केस आता है, तो सबसे पहले बिजनेस के एसेट्स को डिस्पोज ऑफ या सेल किया जाता है। उनसे जो पैसे, जो प्रोसीड्स मिलते हैं, वो क्रेडिटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। सही जी। अब मैं कहता हूं जी, एक बंदा 5 करोड़ से डिफॉल्ट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, लेकिन उसके जो बिजनेस के एसेट्स थे वो मैक्सिमम 10 मिलियन के थे, 1 करोड़ रुपए के थे। वो सेल आउट हुए, पैसे कितने हैं जी? 1 करोड़ रुपए, लेकिन लाइबिलिटी कितनी है? 5 करोड़ की। पीछे कितने बेची उसने जो पे ऑफ कर दिए? 1 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए। ये 4 करोड़ रुपए अब कौन पे करेगा? अब होगा क्या सोल प्रोप्राइटरशिप के केस के अंदर, ये 4 करोड़ रुपए उसके पर्सनल एसेट्स को सेल आउट करके वो पैसे वहां से रिकवर किए जाएंगे। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस के अंदर जो प्रोप्राइटर है, जो ओनर है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। मतलब कि जब कभी भी बैंक्रप्सी वाला मामला होगा तो उस बंदे के साथ क्या होगा कि उसका बिजनेस तो जाएगा ही जाएगा, बिजनेस के एसेट्स, उसके पर्सनल एसेट्स भी डिस्पोज ऑफ कर दिए जाएंगे, सेल करके उनकी रिकवरी कर ली जाएगी। क्लियर होगी बात? दूसरा बहुत बड़ा डिसएडवांटेज। तीसरी चीज, जैसे मैं बात करता हूं कंपनी की, तो हमारे पास एक कानून है, कंपनीज एक्ट 2017। मैं पार्टनरशिप की बात करता हूं तो हमारे पास लॉ है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2017। कानून के अंदर या लॉ के अंदर चीजें क्या चीज होती है? बेसिकली होता है क्या? लॉ किस चीज के लिए बनाया जाता है? प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, जो दोनों पार्टीज है, या तो रेगुलेशन के लिए बनाया जाता है, कंप्लाइंस के लिए बनाया जाता है, आपकी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करने के लिए बनाया जाता है, और दूसरा सबसे जो मेन काम होता है वो क्या है? बिजनेस लॉ की बात कर रहा हूँ, वो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और आपकी ड्यूटीज उसमें डिफाइन हो कि आपने क्या काम करना है। ठीक है, तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स के लिखे हुए हैं, राइट्स भी लिखे हुए हैं, कंपनीज में भी लिखा हुआ है जी, सब किसके रूल्स लिखे हुए हैं, किसने क्या करना है, किसने क्या नहीं करना है, पावर्स लिखी हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए इस मुल्क में कोई कानून ही नहीं है। हमारे पास ना कोई एक्ट है, ना कोई ऑर्डिनेंस है। क्लियर हुई बात? ये नहीं। तो मसला ये है कि अगर पार्टनरशिप मेरी रजिस्टर होती और मेरे साथ अगर कोई फ्रॉड या कुछ मसला या कुछ प्रॉब्लम होती, तो मेरे पास एक लॉ होता, मैं कोर्ट को बोल सकता था जी मैंने अंडर द लॉ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई है, क्या मुझे वो राइट्स मेरे प्रोटेक्ट होते या नहीं होते? लेकिन इसी तरीके से प्रोप्राइटरशिप के अंदर किसी किस्म का कोई लॉ हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो कौन सी पावर्स, कौन सी ड्यूटीज, कौन से राइट्स? और ना ही एज सच कोई डायरेक्टली इस बिजनेस एंटिटी को डील करने के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी है एक्सेप्ट एफबीआर। अगर मैं कंपनीज की बात करूंगा तो हमारे पास एसीसीपी है, मैं पार्टनरशिप की बात करूंगा तो रजिस्ट्रार ऑफिस है हमारे पास। यहां अगर बात करूंगा तो सिर्फ एफबीआर ही एफबीआर है। बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ आपको क्यों कर रहे होते। अब मसला है, लोग घबराते हैं जी कंप्लाइंस से। लोग कहते हैं जी हमें कंप्लाइंस नहीं करनी। एक बंदा आपके सामने आके बैठा है, वो कहता है जी ये मेरा काम है, मैंने बस पूरी जिंदगी यही काम करना है, मेरा ऐसा कोई बड़ा प्लान नहीं है इस काम को लेके। तो आप उसके साथ क्या ज्यादा मगजमारी करेंगे? आप कंपनी बना लें, आप ये कर लें, आप ये कर लें, इसके एडवांटेजेस, इसके ये डिसएडवांटेजेस हैं।
उसको समझ भी नहीं आएंगे। दूसरा बंदा वो कहते हैं जी मैंने 2 साल ये काम करना है, तीसरे साल मेरा ये प्लान है, मेरा 5 साल का ये प्लान है, 10 साल का ये प्लान है, मैंने 10 साल के बाद इसको पब्लिक कंपनी के अंदर ट्रांसफर करना है। आप क्या बोलेंगे? आप प्रोप्राइटरशिप कर लें, आज बाद में देखेंगे? नहीं ना। तो ये डिपेंड करता है कि जो बंदा आपके सामने आके बैठ रहा है, जो बंदा आके आपसे कंसल्टेशन ले रहा है, आपने उसकी नीड या रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने ये चीज उसको सजेस्ट करनी है कि आप क्या करें। ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि सब सब मरीजों को एक ही दवाई आपने पिला दी। जो बंदा आपके पास आ रहा है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके क्या गोल्स हैं, वो काम किस तरीके से करना चाह रहा है, और आपको शुरू के 5-10 मिनट बात करके अंदाजा हो जाएगा वो बंदा कितना इन मामलात को ग्रैब कर सक रहा है। अब एक बंदा, मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर कोई छोटा सा कोई काम लेकर आता है या जिसका ट्रेडिंग का छोटा मोटा सा बिल्कुल छोटे लेवल पे काम है, अगर मैं उसको कंपनी समझाने के लिए बैठ जाऊंगा तो इसमें क्या होगा? मेरे टाइम वेस्ट होगा, उसको समझ भी नहीं आएगी। तो आपने कंपनी या डिफरेंट एंटिटीज उन लोगों को समझानी है जिनको समझ में आए, जिनको नॉलेज हो, और जो आगे इन चीज़ों को प्रोसेस करवा सकें। जिन्होंने सिर्फ छोटा मोटा काम करना है, कंप्लाइंस नहीं करनी, तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि जी आप उसको सोल प्रोप्राइटरशिप पे जाने दें। जिनको ये मसला नहीं है कि जी मेरा नाम जो है चोरी हो जाए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, या मेरा नाम इतना बिजनेस का नहीं है, तो आप इसको जो है जाने दें। अभी मुझे ज़्यादा टैक्स पे नहीं करना, मुझे किसी ज़्यादा मामला के अंदर नहीं पड़ना, मुझे ऑडिट नहीं करना, करवाना, कुछ नहीं करना, तो फिर आप उनके लिए इंडियन क्या करेंगे जी? आप सोल प्रोप्राइटरशिप पे अपना ये काम कर लीजिए। क्लियर है जी? किसी को कोई क्वेश्चन याद है? सर सर इसमें कन्वर्जन करनी है, या आप बंद कर सकते हैं, इस नाम से नई एंटिटी ओपन कर लें आप, ये क्लोज करनी पड़ेगी आपको। यस, ट्रांसफर नहीं होगी। हमजा साहब का जी क्वेश्चन था, डेथ के बाद बिजनेस किसके पास जाएगा फिर? सर मैंने ये बताया, प्रोप्राइटरशिप के केस में जिस बंदे की डेथ हो गई वो बिजनेस भी उसके साथ से वाइंड अप हो गया। अब उसके लीगल एयर्स जो है नए नाम से, सॉरी अपने नए एनटीएन पे वही बिजनेस ऐड करेंगे, और जितने भी वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी हैं, वहां जाके आपने क्या करना है? अपने नाम से दोबारा से न्यू रजिस्ट्रेशन करवानी है। ठीक है। सोल प्रॉपर्टी कंपनी अपनी है। जी जी। मैंने क्या किया इसको मैंने मैंडेट दिया होगा प्रोवाइड, ठीक है सर वो तो बैंक अकाउंट का दिया होगा आपने मैंडेट। दिया, असल तो अकाउंट के पैसे निकाल रहे हैं ना, अगर कर्ज भी हो जाएगी पैसे निकाल लेंगे, जी जी। ठीक है ना। और एक नाम से दो कंपनी बन सकती है इसको छोड़ के। दूसरी कंपनी आप देखिए, मैं फोटो दिखा दूं, जी मेरी जो कंपनी नेम है सीक्वेंस, सेम मैंने वाइफ का नाम बना दिया। गलत काम किया हुआ सर। नहीं सर, मैं तो बताऊंगा, और भी रास्ते बहुत हैं। नहीं, आप अपने आप को सेव करने के लिए अगर ये बात कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि मैंने, फाइनल रूल निकल, मैं आपको बताऊं, मैंने अपने आप को बड़े सेफ किए होते हैं। सर आप इस तरीके से सेव कर सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर मैं इस चीज को सही नहीं समझता। आप नहीं समझते, लेकिन सर एक मार्केट प्लेयर हो ना, मैं बता रहा हूँ आपको। सर आपकी बात ठीक है, आप करते होंगे, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, लेकिन बीइंग अ ट्रेनर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ये सजेस्ट नहीं करता। ठीक है, नंबर वन। एक चीज, अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहा हूँ, तो सोल का मतलब क्या है? इंडिविजुअल है ना। ठीक है सर, वो आपने समझ लिया, इसको जैसे शरीयत में कहते हैं हीला किया आपने अपने उस बिजनेस को बचाने के लिए। मैं आपकी बात समझ गया हूँ सर, बिल्कुल समझ गया हूँ। वो आपने जो तरीकेकार अपनाया है कि जी खुदा ना खास्ता अगर कोई बंदा यहाँ से एग्जिट होता है तो कोई ना कोई पीछे संभालने वाला बंदा हो, वो जो सर यहाँ पे बेसिकली बात करें मैंडेट की, तो अगर आप एज अ सोल प्रोप्राइटर अपना कोई बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप अपने किसी भी बंदे को, आप अपने इवन एम्प्लॉय को भी, जी बिल्कुल, आप मैंडेट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। मैंडेट का मतलब आप उसको ऑथराइज कर सकते हैं कि वो आपके बेहाफ पे वो सारे काम बैंक के जो है वो पैसे निकाल ले। ठीक है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आप फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि जी मेरे सारे जो ज्यादातर कारोबार जो है वो कैश पे चलता है, कैश फ्लोज के अंदर ज्यादा चीजें हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर सिनेरियो क्या होगा कि वो बंदा बोलेगा जी खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो गया तो ये बंदा है तो ये पैसे निकाल के मेरे घर वालों को दे देगा। ठीक है, मेक सेंस। लेकिन मैं एक लीगल प्रोविजन की बात कर रहा हूं कि वो बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटर क्या किसी लीगल हेयर को ट्रांसफर हो सकता है? आंसर इज नो। अब मैं, मेरी फर्म है एसएम एसोसिएट्स, अब मैं अपने नाम पे भी ओपन कर लूं, अपने वाले साहब के नाम पे भी कर लूं, मैं अपनी मिसेस के नाम पे भी कर लूं, 10 बंदों के नाम और कर दूं, उससे क्या होगा? एफबीआर की नजर में वो जो बिजनेस जिसके नाम पे मैं ऐड करता जा रहा हूं, वो सब उसको कह रहे हैं ये सिंगल ओनर है इस बिजनेस का। ठीक है जी। एफबीआर ये समझ रहा है कि ये 10 अलग बंदे हैं। मैं समझ रहा हूं कि मैं एक अकेला हूं।
जब मैं उन 10 बंदों के रिटर्न फाइल करने के लिए जाऊंगा तो मुझे उस SM एसोसिएट्स के रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे, अकाउंट्स फाइल करने पड़ेंगे। क्या मैं 10 जगह पे काम करूंगा? और अगर मैं ये 10 बिजनेस ऐड कर देता हूं वहां पे और मैं जीरो रिटर्न शो करता हूँ या मैं नॉन टैक्सेबल इनकम दिखाता हूँ, बिलो टैक्सेबल लिमिट दिखाता हूँ, तो क्या मेरे पास ये चांसेस नहीं है कि मुझे नोटिस रिसीव हो कि जी आपका तो बिजनेस है और आप ये इनकम ही आपकी बिल्कुल लो है? टैक्स पर जिसके नाम पर डिडक्शन होंगी वो किसी एक बंदे के नाम पर ही होंगी ना। अगर मैं सर्विस दे रहा हूँ, किसी को टैक्स की सर्विसेज दे रहा हूँ, तो वो मेरे NIC पे टैक्स डिडक्शन करेगा या वो 10 बंदों के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा 1/10 करके। तो बेसिकली हमें पीछे चीजों को थोड़ा सा लॉजिकली समझ लें। आप इसको ये समझ लें कि जुगाड़ के तौर पे यूज कर सकते हैं जो सर ने एक चीज बताई है, बट एज अ कंसल्टेंट, एज एन एडवोकेट, मैं कभी भी आपको ये चीज कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। लॉजिक मैंने आपको समझा दी है। प्राइवेट लिमिटेड में अगर 5 करोड़ की उसको अगर बैंकक्रप्ट हो गया जी जी, उसके एसेट्स हैं 1 करोड़, तो 4 करोड़ फिर किस तरीके से लेवल होगा सोल में तो समझ में मैं इंशाल्लाह आपको वो कंपनी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है। मैं वही कह मेरा मतलब से ये कि सर फिर ज्यादा बंदा वहां पे फ्रॉडिया जितने भी हैं वहाँ प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड करवा लें और सोल पे जो है ना फिर हम ज्यादा वो फोकस करें इस चीज को। मतलब अगर हमें कोई इन्वेस्टमेंट देनी है तो सोल वाले एक्चुअली ये देखें, ये बात हमें पता है, ये बात आप यहाँ बैठे हैं ऐसे पता है, लेकिन एक नॉर्मल क्लाइंट जो आपके सामने आ रहा है ना, उसे लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं नहीं पता। पता। ठीक है जी, ये बात तो आपको पता है, हमें पता है, सारी चीजें बातें कंसल्टेंट को पता है, लेकिन अगर आप फ्रॉड के हवाले से अगर बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप से बड़ा इजी है। वो वहां से करके बंदा भाग सकता है, कुछ भी करके निकल सकता है। सॉरी, प्राइवेट लिमिटेड की अगर आप बात करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ। प्राइवेट लिमिटेड अगर है तो उसका रेगुलेटर कौन है? SCCP है। ACCP क्या आपकी ग्रीवेंसेस का मुदावा नहीं करेगा? पहली आपका जो प्लेटफॉर्म है जहां पे आपने कंप्लेंट करनी है, किसको करनी है? SCCP को करनी है। सर मैं किसी कंपनी का भी नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैं सेक्टर के भी नाम नहीं ले रहा। सर 2 महीने पहले SCCP ने उसको बैन कर दिया। क्यों किया? कि पिछले 1.5 साल से लोगों की कंप्लेंट्स आ रही थी। रेगुलेटर का काम क्या है? यही है ना करना, कि अगर कुछ ऐसा काम हो रहा है मार्केट में और वायोलेशन हो रही है किसी चीज की, तो उसको क्या करें? सर वो कंपनी भी एफडीआर काम करती है। नहीं 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 नहीं। सर वो नहीं। अब खैर आप समझ लें कि कंपनीज के, सॉरी, मुल्क के जो बड़े काम है ना, उन्हीं में से कोई एक सेक्टर है। ठीक है, और आज की कंपनी नहीं है, वो काफी पुरानी कंपनी है। ठीक है, तो अब इशू ये हुआ कि जी SCCP ने उसको रोक दिया काम करने से। रेगुलेटर था तभी ये काम हुआ ना। सोल प्रोप्राइटर पे होता तो कौन बंदा ये काम करता? कुछ भी नहीं कर सकता था। किसके पास जाके वो बोलता कि जी आप हमें जो है हमारे पैसे दिलवा के दो? सर तो एक अलग बात है कि एसएससी ने उसको रोका, कुछ लोग बोलते हैं कि कंपनी मेरी बंद कर दो। वो देखिए, फ्रॉड जब तक पकड़ा नहीं गया, अगर पकड़ा नहीं गया तो फिर आप कर सकते हैं। आपको खुद भी पता होगा, आप काम करते हैं, कंपनी बंद करने में आराम आराम से 12 से 14 महीने लग जाते हैं। इतनी इजीली बंद होती ही नहीं है। और इन द मीन में जिस किसी ने भी लाके कंप्लेंट कर दी तो कंपनी का प्रोसेस आपका वहां पे गया। ठीक है, वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होता है, नाम सारी चीज होती है, ऐसे कंपनी बंद नहीं होती। कंपनी बनाना 3 दिन में बन जाती है, कंपनी बंद करना अगर कुछ काम ना भी करें वो 12 से 16 महीने लग जाते हैं। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा इसके अंदर सिनेरियो है जी। जी, इतना ही लगेगा सर, इतने की बात बता रहा हूँ आपको। वो तो छोड़ देंगे, किसी कंपनी ने ट्रांजैक्शन की, उसमें क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, वो फिर एक अलग कहानी है कि वो सारे उन्होंने पे ऑफ करने, उसके बाद ऑडिटर का लेटर लेना, सारी चीजें करनी है। जो कंपनी जिन्होंने कभी कोई काम नहीं किया तो उसके लिए हमारे पास 2014 के रेगुलेशन है, उसमें बड़ी लेस डॉक्यूमेंटेशन होती है और आप उसको बंद करवा सकते हैं। वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कंपनी से। ठीक है जी, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है जी, बोलते हैं जी मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप पे बिजनेस रजिस्टर कर दें, तो आप क्या करेंगे? आपको इतना तो पता लग गया कि जी मैंने FBR के साथ रजिस्ट्रेशन करनी है। कैसे करनी है? उसके लिए आपके सामने ये एक URL आप देख लें, iris.fbr.gov.pk, iris.fbr.gov.pk। यहां पर जाके आपने क्या करनी है? बिजनेस रजिस्ट्रेशन करनी है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन करने के लिए
का जो स्टेप है बेसिकली वो 2 स्टेप्स है। पहला स्टेप है जी इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है या एनटीएन बनाना, दोनों कामों का एक ही मतलब है। जब मैं अपने आप को आईरिस के पोर्टल पे रजिस्टर करूंगा तो इसका मतलब ये कि मेरा एनटीएन बन गया। एनटीएन किसे कहते हैं जी? नेशनल टैक्स नंबर, राइट। आप जैसे ही यहाँ पे साइन अप करेंगे आपका ऑटोमेटिकली एक एनटीएन नंबर आपको जनरेट हो जाएगा। उसके बाद हमने लॉगिन करके बिजनेस को ऐड करना होगा। ये 2 काम हमने किए। यस, एग्जैक्टली। एनटीएन आपका बन जाता है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब सिनेरियो ये है कि जी यहां से मुझे एक ऐसा बहादुर बंदा चाहिए जो वॉलंटियर करे कि जी मैं एनटीएन बनाने के लिए मैदान में आ रहा हूँ। कौन है जी? बन जाए, बना हुआ तो नहीं है पहले से? नहीं, न्यू बनाना है, बना हुआ ना हो किसी का। सर बना हुआ तो मेरा भी, मैं भी आपको ओपन करके भी दिखा देता। मुझे तो किसी का बनाना है, किसी का भला करना है मैंने अभी। अच्छा जी, सीएनआईसी है आपके पास जिसका बनवा रहे हैं सर? आप अपना बना लें तो बेहतर है। वो खैर फिर छोड़ दे आप। अच्छा जी, और कोई? इसमें मसला नहीं है, बन जाएगा सर। अच्छा, डर किस बात का है? नहीं, मुझे पता है यहाँ पे बहुत से लोगों के नहीं बने हुए। मैं यहाँ से शक्ल में देख के बता सकता हूँ किसके नहीं बने हुए। अच्छा जी, बहरहाल मैं वैसे इनकरेज करता हूँ कि कोई बंदा यहाँ से वॉलंटियर कर दे। वैसे ऐसा कोई डिसएडवांटेज नहीं है। अगर कोई बंदा यहाँ पर ऐसा है कि जो जॉब कर रहा है और अपने रिटर्न फाइल नहीं करता, ठीक है, तो वो अपना यहाँ पे एनटीएन बना सकते हैं। एज सच कोई डरने वाली बात नहीं है। कोई नोटिस आता है, कोई आपको तंग करता है, तो मैं यहाँ पर हाजिर हूँ, मेरी गारंटी आपके साथ। क्योंकि आज आप नहीं बनाएंगे, कल को जब मैं टैक्सेशन के टॉपिक्स ओपन करूंगा तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मैं अभी आपको गारंटी दे रहा हूँ इस बात की कि अगर कुछ मसला होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, वैसे तो होता नहीं है, कोई नोटिस भी अगर आप पर ऐसा आ जाता है, तो मैं आपका फ्री ऑफ कॉस्ट केस लेने के लिए तैयार हूँ। अभी भी ऐसा कोई बंदा, मैडम मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा सोच रही हैं इस बात में। सर किसी में हिम्मत नहीं हो रही। एक्चुअली मैं प्रोसेस आपको दिखा देता कि कैसे होगी जी। कर देंगे, चले जी, मुबारकबाद। एक सीन ऐसी हो आपका, एक ईमेल एड्रेस जिसका एक्सेस आपके पास हो अभी, और मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर वैसे रिकमेंडेड है कि आपके नाम पर हो। अगर नहीं है आपके सीन पर तो मसला नहीं है, वो हो जाएगा काम, तब भी यहाँ पर हो जाए। हाँ, वो सीन से इस वक्त सारी चीज़ें पूछ लूंगा मैं। मैं कर देता हूँ। तारिक साहब कह रहे हैं सर वैसे नोटिस किस टाइप के आते हैं? सर वो आपको डिनर पे बुलाते हैं, क्या है हमारे साथ आप डिनर करें। सर इनिशियली बेसिकली वो अगर आप आज की डेट में रिटर्न सॉरी एनटीएन बना रहे हैं अपना फर्स्ट टाइम, तो आपको ऑटोमेटेड नोटिस आने के चांसेस होते हैं कि अपना रिटर्न फाइल करें। लास्ट 2-3 साल के आपको नोटिस आ जाते हैं। उसमें भी ऐसा इतने डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। हाँ, अब वो हो गया सर, वो है। लेकिन मैं जिसको भी रिकमेंड करता हूँ कि कोई बंदा अगर फर्स्ट टाइम अपना रिटर्न फाइल करे तो 1 साल का ना करे, एटलीस्ट 3 साल की रिटर्न फाइल। 3 साल, यस। उसके कुछ वजूहत हैं, यस, करंट, राइट। जैसे अभी आज तो क्लोज हो गया 2025, तो कल सुबह से 2025 की फाइलिंग ऑन हो जाएगी, राइट। तो अगर कोई बंदा आज फर्स्ट टाइम कर रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप 2025 भी करें, 24 भी करें और 23 भी करें। सर पिछले 3 सालों से तो 1 जुलाई से ओपन हो जाता, सैलरी का तो हो जाता था, 1 2 जुलाई तक हो जाता था। बाकी 10-15 दिन लगते हैं बिजनेस के लिए, ठीक है जी। नहीं हमजा साहब, इसका ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं। आप कैंटीन बन सकता है। अभी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ तो आपको समझ आ जाएगी, तो आप बनाना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा जी, कैंटीन बनाने के लिए क्या करना है जी? iris.fbi.gov.pk पे आपने जाना है और आपने
सामने ही आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का टैब आपको नजर आ रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन का टैब आपको नजर आ रहा है जी। अच्छा, यहां पर अब आपने क्या करना है, अच्छा जी, स्टूडेंट्स को मैं जो यहाँ बैठे हुए, काइंडली आप अभी अपना एनटीएन ना बने फिलहाल। जब आपको थोड़ा सा टेक्स्ट की नॉलेज हो जाए तो फिर आप समझते हैं बेहतर कि जब मैं फाइल करना है नहीं करना, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप बोलेंगे जी हमें आप लोगों ने फंसवा दिया। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा होल्ड कर लें इस चीज को। सर सीन ऐसी, ये रहे, ये स्टूडेंट नहीं है। आदिल साहब अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ना, मैं तो आपकी पुटअप कर रहा हूँ, लेकिन आपने यहाँ पे क्रॉस चेक भी करनी, सही है सारी चीजें। हाँ मैं तो आप सारी चीजें देखिए, स्पेलिंग वगैरह नहीं 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 सर, फर्स्ट नेम ही है मोहम्मद आदिल, मोहम्मद आदिल फर्स्ट नेम ही है, ठीक है जी। जी हाँ, तो आप फर्स्ट नेम में यही कर दें, लास्ट नेम भी फिर आपका ये मसला बनता है। या तो हम क्या करते हैं, हम इस पे फुल स्टॉप एंटर कर देते हैं, स्पेस दे दें या फुल स्टॉप कर दें, हो जाएगा वो काम यहाँ पर। अच्छा जी, ये भाई का सवाल है, अगर किसी का कोई सिंगल बिल्कुल नाम हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी इनका सिर्फ नाम यहाँ पर क्या है जी, आदिल है, तो अब लास्ट नेम में क्या लिखूं, कुछ भी नहीं है, आप या तो स्पेस कर दें या फुल स्टॉप लगा दें, तो वो आपका प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा, डबल नाम लिखने की जरूरत नहीं है। सर ये नहीं, इसको आपने फॉलो करना है, जो चीज आपकी सीएनआईसी पे लिखी हुई है आपने उसी को फॉलो करना है। क्लियर है जी। दूसरी बात, आपने स्पेलिंग जो है ना यहाँ पे बड़े गौर से लिखनी है, क्योंकि अगर ये एक बार गलत हो गई तो इसके बाद हमारे पास कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है चेंज करने का, फिर आपको आरटीओ में जो है एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है, और 2 से 3 हफ्ते फिर आपके लग जाएंगे। दूसरा तरीका अपनाएंगे तो 2 दिन में काम हो जाएगा, लेकिन खर्चा हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, नेम मैंने एंटर कर लिया, उसके बाद आपका जो नेटवर्क है वो हमने सेलेक्ट करना है जी, और यहाँ पर हमने सेल नंबर एंटर करना है। सेल नंबर आपने पाकिस्तान का जो कोड है 0092 से स्टार्ट करना है, 03 से नहीं करना आपने, राइट। नंबर बताइएगा सर। 309283803। क्लियर, ठीक है जी। ईमेल बताइएगा, एम आदिल हुसैन जस्ट अ सेकंड, एम आदिल हुसैन 97 97, @gmail.com। ठीक है, कंफर्म कर ले। ठीक है। एम आदिल हुसैन 97 जीमेल, ठीक है जी। यहाँ तक बात किस किस को समझ में नहीं आई? ठीक है सर। सर मैं कह रहा हूँ मतलब पर जो है वो मेरे किसी पे डिस्टर्ब कोई मसला नहीं, हो जाएगा प्रोसेस। मैंने चेंज बना दिया, बाद में मैंने अपने किसी पे डिस्टर्ब सब कोई चेंजिंग मुझे चेंज में करनी हाँ, वो प्रोफाइल में जाके जब मैं लॉगिन करूंगा तो आपको बताऊंगा कहाँ पे आपने चेंज करना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है जी, एड्रेस इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। सर यही आपका परमानेंट एड्रेस है? अच्छा जी, अब एड्रेस में ना मैं आपको एक एक बात बता दूं कि आपने यहां पर एड्रेस वो एंटर करना है जहां पे आपकी परमानेंट रेजिडेंस है, या करंटली जहाँ आप काम कर रहे हैं वो उस एरिया, सॉरी उस सिटी का। होता क्या है कि लोग क्या करते हैं कि जी काम यहाँ कर रहे हैं और एड्रेस यहाँ पर जो डला हुआ है सीएनआईसी में, वो उनके कोई गांव का है या किसी दूसरे शहर से अगर आए हो तो वो डला हुआ है, तो वो गांव की मोहब्बत या दूसरे शहर की मोहब्बत में कहते हैं जी मेरा ये
CNIC वाला एड्रेस यहाँ पे जाएगा। तो ये काम आपने नहीं करना। क्यों नहीं करना? इस एड्रेस की बेसिस पे आपको आपका टैक्स ऑफिस एलोकेट किया जाता है। मैं कराची में रह रहा हूं और मैंने डाल दिया जी इस्लामाबाद का अपना एड्रेस, क्योंकि मेरे CNIC पे था फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे को जो टैक्स ऑफिस एलोकेट किया जाएगा वो RTO इस्लामाबाद का किया जाएगा। सॉरी, नहीं, यहाँ पे आप वो एड्रेस डालें। अगर फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ जी आप सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए यहाँ पर हैं कराची में, राइट, और आपका ऑफिस यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर बिजनेस एड्रेस एंटर कर दें, मसला नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ जॉब कर रहे हैं और आपने यहीं रहना है या आपकी फैमिली यहीं, आप परमानेंट यहीं रहते हैं, तो आप फिर यहीं का एड्रेस डालिएगा, कहीं और का ना डालिएगा प्लीज, क्योंकि कल को अगर कोई नोटिस आएगा, डिपार्टमेंट से NOC निकलवानी होगी, तो फिर यहाँ से नहीं निकलेगी, उस RTO आपको जाना पड़ेगा। क्लियर होगी जी बात? और RTO चेंज कराने का प्रोसेस भी बहुत लंबा प्रोसेस, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने जो सिलेक्ट करना बताइए कि सर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मैं आपका घर के कर देता हूँ, और यहाँ पर जी हाउस, फ्लैट, अपार्टमेंट, इसको भी आप अदर कर दें, ऐसा लिखने की ऐसी जरूरत नहीं है। यहाँ से आप मुझे अपना हाउस नंबर बताइए। R216 सेक्टर 8 नॉर्थ कराची, बस यही है। अच्छा, आपने ये एड्रेस जो है ना, ये तीनों टैब्स में आपने फिलअप करना है, ठीक है जी। जी गवर्नमेंट जॉब है, कराची जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है तो ट्रांसफर वगैरह वो कहाँ का है? अब इस सिनेरियो के अंदर फिर मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अपना होम टाउन ही रहने दो, इस्लामाबाद ही रहने दो। जब गवर्नमेंट ऑफिसर के जो ट्रांसफर्स होते रहते हैं, वो क्या करेगा बंदा, चेंज तो नहीं बाबा करवा सकता, तो आप उसको इस्लामाबाद ही रहने दो, ठीक है। सॉरी मैडम, यहाँ पर आपने हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, अपार्टमेंट नंबर एंटर करना है। नजर नहीं आ रहा? आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा, अगर आप आगे आ जाएं थोड़ा सा, और सर आप लोग अगर थोड़ा सा अंदर हो जाएं प्लीज, आप पीछे वाली रो भी, तो वहां पे जो लोग आगे आना चाह रहे हैं थोड़ा सा आगे आ जाएं प्लीज। सर आप बैक साइड दीजिए, आप लोग को यार, और हम सब थोड़ा सा अगर आप प्लीज वो आखिरी वाली चेयर्स अगर छोड़ दें, ताकि वहां पे जो पीछे खवातीन बैठी हैं वो जरा यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। एक्चुअली मसला ये सर हुआ है, ये मैंने इसको फिक्स करवा के पूरा पर करना है, हटवाना पड़ेगा ये, एग्जैक्टली जी 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 जी। आज भी एड्रेस वही शो हो रहा है, आपका लोकेशन का एड्रेस जो अब आपकी परमानेंट अगर हो गई है, तो फिर आप उसका RTO चेंज करवा लें। जी जी जी। बिजनेस ऐड हुआ हुआ था और अब वो जॉब कर, तो बिजनेस डिलीट करते हैं आप उसमें से। यस कर सकते हैं, यस सर, डिलीट हो सकता है। सॉरी नहीं, वो भी सब चीज इसके अंदर, इसी क्लास के अंदर है सर, सारी चीजें हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, कल ये जो लेडीज हैं 4-5, आपके लिए कल मैं ये आगे वाली सीट रिजर्व कर दूंगा 4 से 5, ताकि आप लोग आगे बैठ जाएं और बाकी लोग पीछे जो है वहां से चीजों को कैरी कर लें, ठीक है जी। अच्छा, यहां तक समझ आ गई जी आप सबको बात? क्लियर है जी? अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है जी, सिटी सेलेक्ट करनी है। सिटी में कराची। अच्छा जी, क्या सेलेक्ट करूं जी यहाँ पे? सेंट्रल, दिस वन, ठीक है जी। ये भी काम आपने कर लिया। अब आपने ये बताना है कि सर ये जो आपने यहाँ पर लिखा है, घर का जो आपने एड्रेस दिया है, क्या ये आपका अपना है, आप टेनेंट हैं, आपने कब्जा किया हुआ, क्या किया हुआ, ये आपने बताना है। कब्जा मैं खुद नहीं कह रहा, आगे लिखा हुआ ऑक्यूपेंट, ठीक है जी। तो ओनर है आप, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ जी ओनर। यहाँ पे अगर आप ओनर कर दें, टेनेंट कर दें, एट दिस स्टेज आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी। सर अगर वालिद साहब ओनर हो, पिता ओनर हो, फिर क्या लेना?
फिर आप ये करें सर, फिर आप उसके अंदर ऑक्यूपेंट रहेंगे कि आप अपने वाले साहब की जगह पे रह रहे हैं, ठीक है जी। जब आपके नाम पर आ जाए तो फिर आप कभी उसको ओनर पे कर लीजिए। मतलब वाकई में सर ये आपके सामने लिखा है ऑक्यूपेंट। जो क्या मतलब? सर बेनामी मतलब ये है कि जी प्रॉपर्टी मेरी है, पैसे मेरे हैं, और मैंने आपके नाम पर करवा दी। सर ये कौन करता है? कौन करता है आपको भी पता है? हाँ, पॉलिटिशियंस हमारे माशाल्लाह सारी चीजें, जो जितने हमारे जो बड़े जो एलीट क्लास है हमारे पाकिस्तान की, वो सारे काम करती है। फिर किसी चाय वाले के उससे जो है करोड़ों निकल आते हैं, फिर किसी नौकर के नाम पर जो सारी चीजें निकल आती है, तो ये वही है बेनामी वाला, ठीक है जी। ऑक्यूपेंट पे चेंज ऑक्यूपेंट कर दूं आपका सर? माइंड चेंज हो गया? नहीं अच्छा सर, ये लीज के सर, ये लसी का मतलब ये है कि अगर आपने क्या है जो घर जो है लीज पर लिया हुआ, ठीक है, आप बैंक से फॉर एग्जांपल कह दीजिए आपने एक अपार्टमेंट लिया हुआ है और वो ओनरशिप किसकी है अभी? बैंक की है। आप उसको हर महीने इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं, तो दैट मीन्स वो आपका लेसर है और आप लेसी है, ठीक है। अच्छा जी, जब आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे बेनामी, लेसी, टेनेंट, फ्रेंचाइज, ऑक्यूपेंट, ठीक है, तो आपने यहां पर करना है जी 1%। नॉर्मली प्रैक्टिस सही है, राइट। लेकिन अभी मुझे पता है यहाँ से किसी ने किसी का सवाल है कि जी वालिद साहब का घर है और हम 3 भाई रह रहे हैं, क्या करें? तो सर आप यहाँ पे 33% कर दीजिएगा फिर, आपकी तसल्ली के लिए। लेकिन अगर आप ना भी करें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0-1 आपने करना, ये मैंडेटरी है। मिनिमम 1 से लेके मैक्सिमम 100 तक आपने यहाँ पे बताने की जी आपका कितना शेयर है जी। क्लियर होगी जी बात? उसके बाद हमने क्या करना है जी, कैप्चा फिलअप करना है, और यहां पर आपने करने के बाद इसको सबमिट नहीं करना। तसल्ली से दोबारा जाके सारी चीजें एक दफा रिव्यू कीजिएगा कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, स्पेसिफिकली नेम, ये एज पर सीएनआईसी होना चाहिए, ठीक है जी। मोहम्मद आदिल हुसैन साहब, स्पेलिंग भी ठीक है, सीएनआईसी आपका आ गया, ये भी ठीक होना चाहिए। 420003522698 है, और आपका ये एड्रेस जो है ये आपने ये देखने जी। एक चीज है कि सर अगर पीछे का एड्रेस तो टाउन कौन सा आता है? अच्छा डीएचए में मैं नॉर्मली साउथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, अभी सर इसमें साउथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, वो आपका आरटीओ नहीं आता, साउथ में आता है, ये बेसिकली साउथ से टाउन के अंदर ही आता है, आप इसको कर ले। वो जब भी ये डीएचए क्लिफ्टन वाले जो एरियाज आते हैं आप इसमें साउथ ही सेलेक्ट कर ले, और ठीक वो है। पेज वाला साउथ सर, बिल्कुल सर, मैं डीएचए पूरा पूरे डीएचए की बात कर रहा हूँ, वो डीएचए सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कराची के अंदर डीएचए की बात कर रहा हूँ। वो तो मेरे ख्याल में आई डोंट नो जब तक वो क्या उसकी डिस्ट्रिक्ट होती है, इसका मुझे ऐसा आइडिया नहीं है। मैं सेवन निकालता था, 70 के अंदर ना वो टाउन बदल हो गया, वही डाल दिया हमने साउथ। जी वो बोला नहीं भाई ये तो अलाउ नहीं हो रहा। हाँ, तो आप जब भी कभी करें ना ये काम 7E का जो आप काम करते हैं, आप जब वो इन्फॉर्मेशन फिलअप कर रहे होते हैं ना, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके सिटीजन को भेज दिया करें उसके, बोलो भाई ये कंफर्म करके रजिस्ट्रार से मुझे बताओ। क्योंकि सर हमको लॉक हो एग्जैक्टली सर, इसीलिए कह रहा हूँ सर, इसीलिए कह रहा हूँ, गया। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा जी, इसको मैं करूंगा सबमिट। अब आपके एक एसएमएस पे कोड आया होगा सर, एक ईमेल पे। अच्छा मिस सना कह रही हैं कि जी बीच में उनका नाम लिख सकते हैं, मोहम्मद आदिल हुसैन, ऐसे नहीं, फर्स्ट नेम मोहम्मद आदिल है और लास्ट नेम जी हुसैन है। एसएमएस कोड एंड ईमेल कोड 727016 727 और ईमेल का कैपेसिटी के अंदर आप सेलेक्ट कीजिए सॉरी सर, ये ना कैपेसिटी में 209 नहीं मैंने किया है सर, 209 676 676, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक चीज बताने की है, अगर आपको एसएमएस पे कोड रिसीव नहीं होता तो ये नीचे लिखे हुए जी, अगर आपको एसएमएस 1 मिनट में रिसीव नहीं होता तो आप क्या करें जी, मोबाइल पकड़ें और टेक्स्ट मैसेज ओपन करें, उसमें स्मॉल में लिखें MSG और उसको 9966 पे सेंड कर दें, तो आपके पास आपको कोड रिसीव हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो काइंडली एक दिन के बाद ट्राई कर ले, फिर भी नहीं होता तो फिर सेम चेंज कर ले। ऊपर जाके नंबर चेंज करे, नंबर ही गलत आ गई तो। हाँ वो होता है, समटाइम ऐसा भी होता है कि नंबर आपका बिल्कुल ठीक है लेकिन कोड नहीं आ रहा होता।
तो आप नंबर पे चेंज करके देख लें सर। हाँ सर, ये इसमें सिर्फ FBR के कोड्स नहीं आते, बाकी जितने भी कोड्स स्टक हो वो भी आ जाते हैं। हाँ ठीक है जी। अच्छा जी, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अब सबमिट कर रहा हूँ दोबारा। सर मुबारक हो, कुरानदाजी में आपका नाम आ गया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब आपके पास सर एक वो क्या होगा, ईमेल आई होगी या मैसेज आपको आया होगा, उसमें ज़रा चेक कर लें प्लीज़। आपके पास पासवर्ड होगा, वो हम इसको एंटर करेंगे और ओपन कर लेंगे। नोटिस की टेंशन नहीं लेनी आपने, बातों को आपने इग्नोर करना है, डरना नहीं आपने, रात को आपको नींद फिर सही आएगी, कुछ भी नहीं होगा। पासवर्ड है GPNJ। पहले इंडियन पे दिखा देते ना, क्या? पहले इंडियन सर्च करके देख लेते थे। वो मैं दिखाऊंगा बाद में, मैं पहले इनको न्यू का तो कहानी चक्कर बता दूं। दोबारा ये पासवर्ड पूछते जी, बताएं यार क्या था। PKNJ CBCW, आगे क्या था, YH, कैपिटल तो नहीं है कुछ भी? ठीक है जी, पासवर्ड भी आपका रीसेट हो गया। मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर करता हूँ। ये रहा जी आपका, ये पोर्टल ओपन हो गया। अब क्या हुआ जी, इसका मतलब क्या है कि आपका एंटीन बन गया, आपने ये पोर्टल पे साइन अप कर लिया। अब आपने जितने भी काम करने हैं यहाँ पर रिलेटेड टू इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फाइलिंग्स, स्टेटमेंट्स, वो सब इसी पोर्टल से होंगी सर। ठीक है जी। यहाँ तक जो चीज़ मैंने अभी की है, ये साइन अप करने की, किस किस को समझ में नहीं आई है? क्लियर है जी? हो जाएगा ये। तो आज घर जाके जिन जिन लोगों का नहीं बनेगा वो खुद बनाएंगे, कभी भी नहीं बनाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर हमने एक काम तो कर लिया, दूसरा काम क्या करना है, बिजनेस ऐड करना है। बिजनेस ऐड करने के लिए हमारे पास लीगली तौर पर क्या चीज होना जरूरी है जी? एक बिजनेस का लेटरहेड हो आपके पास, एक बिजली का बिल हो, अगर आपकी रेंट एग्रीमेंट है आपके पास, जिस जगह पे आप बिजनेस करें उसका एक रेंट एग्रीमेंट आपके पास स्कैन कॉपी होना जरूरी है। ये तीन चीजें आपके पास हो। ठीक है, रेंट एग्रीमेंट, एक यूटिलिटी बिल मैक्सिमम 3 महीने पुराना, और एक आपका बिजनेस लेटर हेड। मेरे पास पूरी स्लाइड्स बनी हुई है, मैं वो इंशाल्लाह भेज दूंगा सर, उसमें लिखा हुआ है ये। आप मुझे तो शेयर कर दीजिए, हो सकता है कि हाँ वो सबके काम आ जाए, हम उसको शेयर कर देंगे, मसला नहीं। बिजनेस लेटर हेड, कलर कॉपी चाहिए। वो अभी आपको तरीके बता रहा हूँ क्या होगा अभी। अभी से नोटिस आने शुरू हो गई। नहीं नहीं, अभी तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ वो आएगा। इतने फारिग नहीं है अब FBR यार कि आपको जो है आदिल साहब ने जो है एंटीन बनाया, फौरन इनको नोटिस हो जाओ। नाम डाले ना सर आप। मेरे आदमी के आगे 4 ऑप्शन और भी थे। ठीक है जी, अपनी है, कोई मसले वाली बात नहीं है सर। एक रजिस्ट्री का पेपर ले लीजिएगा, जो उसका ट्रांसफर का जो पेपर होता है वो आप वो कर लीजिएगा। ठीक है, आप अगर आपका अपना है तो रेंट एग्रीमेंट बनाने की जरूरत क्या है? द क्वेश्चन इज, अगर आपका अपनी जगह है तो आप रेंट एग्रीमेंट बनाएंगे क्यों? क्या जहाँ आप 50 पे बनाए ना 500 वाले पे बनाए ना 5000 वाले पे, आप एक सिंपल सा अपना जो आपके प्रॉपर्टी का पेपर है आप उसको स्कैन करके अपने पास रख लीजिए। ये जो सर बता रहे हैं ये बिल्कुल प्रैक्टिकली एप्लीकेबल उस सिनेरियो के अंदर है। एक क्लाइंट आता है, उसके वो कहते हैं जी मुझे पेपर नहीं मिल रही है, मेरे पास पेपर नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं कि जी यार एक एक छोटा मोटा सा जो है एग्रीमेंट बना के आप अटैच कर देंगे, वैसे ऐसा जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, बिजनेस के लिए मैं क्या करूंगा, ये आपके सामने प्रोफाइल नजर आ रही है आपको, ये प्रोफाइल पे जाऊंगा।
अब इस प्रोफाइल में ही हमने सारा काम करना है चेंजिंग का। अब यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे लिखे जी मोहम्मद आदिल हुसैन, ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर, और सर आपका जो टैक्स ऑफिस है दैट इज RTO 2। कराची में इस वक्त 2 RTOs हैं। RTO 1 आपका जो मेन टैक्स ऑफिस है शारे कमाल लिया था तो पे ये आर्ट्स काउंसिल की बैक साइड पे एक वो है, और ये जो RTO 2 है सर, ये इसका जो मेन ऑफिस है ना वो आपको जौहर में पड़ेगा। नीपा वाले ऑफिस में जाएंगे अल्टीमेटली आपको भगा देंगे वो जौहर वाले में, कोशिश करेंगे पहले आप जौहर चले जाए। ठीक है जी। तो आपका जो रेलेवेंट ये जो रीजनल टैक्स ऑफिस है दैट इज RTO 2। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे इनका एड्रेस डालता ना साउथ का, तो यहाँ पे RTO 1 आ जाता। तो इसी वजह से मैं आपको एड्रेस की बात बता रहा था। और अगर गलती से ये मुझे कोई और का एड्रेस दे देते, सिंध का दे देते, सक्खर का दे देते, या इस्लामाबाद का दे देते, तो यहाँ पर आता जी इस्लामाबाद या सक्खर या जो भी होता। ठीक है। तो ये इस चीज़ का आपने बड़ा ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद पर्सनल डिटेल्स ही हमारे पास सबसे पहला टैब। इसमें सबसे पहली चीज़ हम जो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं वो सिर्फ 2 चीज़ें कर सकते हैं, सेल नंबर, ईमेल एड्रेस। सर आपका क्वेश्चन था ना कि मैं नंबर अपडेट कर लूँ, तो यहाँ पर आके अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है। ये मैं भी करके दिखा नहीं रहा क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है कि मेरे ख्याल में सब कर लेंगे। एग्जैक्टली सर, वो बिल्कुल ऐसे ही सर। वो अब मेरे ख्याल में यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब टेक्नोलॉजी फ्लुएंट है, सुबह शाम ये चीज़ें उनके यूजेज में रहती है, डिफरेंट जगहों पे अकाउंट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें समझते हैं कि जी बेहतर तरीके से हो जाएंगी। ठीक है जी, क्लियर है? एनी डाउट? चलें जी, थैंक यू। उसके बाद जब आप बिजनेस ऐड करने के लिए जा रहे हैं तो आपने इनकम सोर्सेज में क्या ऐड करना है जी? मतलब आपका जो सोर्स है, आपकी आमदनी का जो जराए हैं वो क्या है? कारोबार है। बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं ना आप, तो यहाँ पर आपने बिजनेस ऐड करने के लिए सर बिजनेस को ऐड करना जरूरी है। ठीक है, क्लियर होगी बात? ओके कर दिया इसको भी मैंने। सर इन बाकी जो 6 ऑप्शन थे इनके बारे में इंशाल्लाह वो मैं इनकम टैक्स की पहली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तभी मैंने अभी नहीं इनको हाथ लगाया। ठीक है। थर्ड वन इज बिजनेस। सर यहाँ पर आपने मेन काम करना है कि आपने यहाँ पर अपने बिजनेस की डिटेल एंटर करनी है। सबसे पहली चीज क्या, ये आपको एडिशन का साइन नजर आ रहा है, यहां पर आपने क्या नाम देना जी? बिजनेस का नेम। मैं कहता हूं आदिल एंटरप्राइजेस। पहले तो तुमने एनटीएन बनाया, अब तुम बिजनेस ऐड कर रहे हो, अब क्या होगा? अब तो एफबीआर नहीं छोड़ेगी। ठीक है जी। अब कैपेसिटी में ओनर आप सेलेक्ट करेंगे एज ए बिजनेस। यस। और करंट डेट से आपने इसको कर लेना है, या फॉर एग्जांपल कोई बंदा ऐसा होता है कि जी उनका वो बिजनेस पिछले 10 साल से कर रहे हैं, एनटीएन आज बना है। ठीक है। तो इस सिनेरियो के अंदर आप क्या करेंगे? बैक डेट वाला आप काम कर सकते हैं। फिर एक बात याद रखिएगा, फिर 10 साल की तो नहीं, कम से कम फिर जो मैंने आपसे 3 साल की बात की है वो तो आप करेंगे फिर। ठीक है जी। तो बहरहाल नॉर्मली प्रैक्टिस क्या है जी, करंट डेट में उसको क्या करते हैं जी? रजिस्टर कर लेते हैं। बैक डेट में भी कर ले, कोई मसला नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आपके सामने। आप इसको बैक डेट में भी जाकर ये देखें सर 1996 का भी कर सकते हो आप। सर कम से कम 1 साल एडिट करें तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि रिटर्न भी फाइल करना है, बंदे ने फाइलर होना है। वो बिल्कुल ऐसा ही है ना, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। रिटर्न अगर आप करंट डेट से भी कर रहे हैं तो आपने करना क्या है वो आगे इंशाल्लाह हम कर लेंगे, उसको चीज़ें कैसे करनी है। अच्छा जी, 2025 की 30 तारीख। ठीक है जी, जून की। अच्छा, एक काम तो आपने ये कर लिया। दूसरा काम यहाँ लिखा है जी एक्टिविटी, मतलब कि आपके बिजनेस में आपकी कोर बिजनेस एक्टिविटीज क्या होंगी, आप किस चीज का काम करेंगे। राइट। वो कहने जी मेरा जो जो मैं काम करने के लिए जा रहा हूं यही मेरी प्रिंसिपल एक्टिविटी होगी, मतलब मेरा मेन काम यही होगा। ठीक है। अब इस सेक्टर में मैं आऊंगा। अब यहां पर देखें ये ऑलमोस्ट, ये आपको 3 पेजेस यहाँ नजर है, इसको मैं आगे करूंगा तो ये आखिर में जाके कोई 64 पेजेस है। इन 64 के 64 पेजेस के ऊपर एक्टिविटीज लिखी हुई है। मैं अगर आपको बोलूं, बिल्कुल, मैं अगर आपको बोलूं सर मुझे ट्रैवल एजेंसी ओपन करनी है, मैं ट्रैवल लिखूंगा, ये मेरे पास ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस आ जाएंगी, ये एक्टिविटीज आ जाएंगी। मैं अगर कहता हूँ जी मुझे कार्गो का काम करना है तो कार्गो का मेरे पास ये आ जाएगा। मैं अगर कहता हूँ जी मैंने
एज एन इंपोर्टर काम करना है, इंपोर्टर से रिलेटेड आ गई। एज एन एक्सपोर्टर करना है तो ये आ गया जी। आप कहते हैं जी अगर मैं जनरल ऑर्डर सप्लायर का काम करना चाहता हूं तो ये जी आपके सामने। आप कहते हैं जी मेरा रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट सर्विसेज में ही आता है, ठीक है जी। ये आपके पास ये आ गया, सॉरी, ठीक है जी। ये रेस्टोरेंट आ गया आपके पास। आप कहते हैं जी होटल है मेरा, सॉरी गैस सिलेंडर का काम। यार आप इतना तो FBI पागल नहीं है, क्या बोलेगा आपका गैस सिलेंडर का काम है। मैं फिर भी चेक चेक कर लेता हूँ। गैस अगर मैं लिखता हूँ जी कुछ ना कुछ तो होगा। ट्रेडर्स वगैरह माइनिंग में आ रहे हैं जी, मैन्युफैक्चरर में आ रहे हैं, ट्रेडर में भी आ रहा हो सकते हैं मे बी। ये रहे जी होलसेल ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स, यहाँ पर आप कर सकते हैं। सिलेंडर से आप इसको नहीं यूज कर सकते, ठीक है जी नाम। क्लियर है जी, बात समझ में आ गई। तो आपकी जो भी रेलिवेंट एक्टिविटी होगी आप उसको खुद ही यहाँ से सर्च करके सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप। चलें जी, थैंक यू। मैं कहता हूँ जी जनरल ऑर्डर सप्लायर के साथ हम प्रोसीड करते हैं और हम यहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है। अब ये दोबारा आपसे पूछा जी डेट बताइए इस बिजनेस की, मैं करंट डेट दोबारा एंटर कर देता हूँ, सही है। इसको मैं करता हूँ ओके। दो काम मैंने कर लिए। अब तीसरा काम क्या मुझसे पूछ रहा है, एड्रेस बता दें भाई कि आप किस लोकेशन से ये बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आया ऐड एड्रेस पे, ऐड एन एड्रेस दोबारा किया। अब यहाँ पर वो मुझसे पूछ रहा है जी बताएं, मैं कहूँगा जी कमर्शियल प्रॉपर्टी है मेरा, जो है लेट्स सपोज ऑफिस है। मैं यहाँ पर जो एड्रेस आ रहा है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ जस्ट फॉर कि हम एप्लीकेशन को आगे ले जाएं, वरना आपने अपना रेलेवेंट एड्रेस यहाँ पर लिखना होगा। सिटी आगे जी कराची, मैं कहता हूँ जी ब्लॉक 7 है क्लिफ्टन, तो साउथ आ जाएगा। कैपेसिटी जी, मैं इस ऑफिस में क्या हूँ, ओनर हूँ टेनेंट हूँ, डिपेंड्स। अगर आप टेनेंट है तो टेनेंट कर लीजिएगा, ओनर है तो ओनर कर लीजिएगा। मैं इसको टेनेंट करता हूँ, इसको दोबारा क्या करूंगा, कितना परसेंट, 1%, ठीक है जी। ओके किया और यहाँ पर मैंने इसको ओके कर दिया। यहां तक बात किस किस को समझ में आ गई है? नहीं हो सकता है ना किसी को ना समझ आई, हमें तो पूरी क्लास को साथ लेकर चलना है जी। क्लियर है पीछे सर? आगे बढ़ने जी जी एक तो मैं क्या नाम अभी के नाम से रजिस्टर करा दी, चार एक कंपनी और रजिस्टर करवा। हाँ, वो भी मैं बता देता हूँ कैसे होगी, वो कर बता देता हूँ सर। ठीक है जी, ये मैंने ओके किया, ये आदिल एंटरप्राइजेस से ये हो गया जी। आप सर कह रहे हैं कि जी मुझे एक और बिजनेस ऐड करना है सोल प्रोवाइडरशिप पे, क्या करूं? सर सेम प्रोसीजर, मेरा मल्टीपल बिजनेस यहाँ पर जो आपके हैं सोल प्रोवाइडरशिप पे, आप उनको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप 5 कर लें 10 कर लें, कोई लिमिट नहीं है सच, ठीक है जी सर। यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते। क्लियर होगी बात? ठीक है। मैं नेक्स्ट आता हूँ जी, एड्रेसेस पे जाता हूँ और मैं किस जगह से ऑपरेट कर रहा हूँ जी, यहां से कर रहा हूँ जी ऑफिस नंबर 408 से। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यूटिलिटी कनेक्शंस के बारे में वो मुझसे पूछ रहा है जी। मैं यहाँ पर यूटिलिटी कनेक्शन एज सच अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये एडिशन का साइन आ रहा है, वो बताता है कि जी आप अपने बताएं कौन सी यूटिलिटी है, कमर्शियल है, इलेक्ट्रिसिटी है, रेफरेंस नंबर, कंज्यूमर नंबर, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे एंटर करनी है। ये एज सच जो लोग सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी, जिन्हें ये एप्लीकेबल नहीं है, उनको ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इनिशियली जब आप अपने कोई बिजनेस एंटर कर रहे हो और उसमें आपको सेल्स टैक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है रजिस्ट्रेशन की, तो आप ये काम ना कीजिएगा। सॉरी, यस एग्जैक्टली सर, गैस की, बिजली की, जो पानी के कनेक्शन है उनकी बात हो रही है। क्लियर होगी ये बात? नेक्स्ट वन इज बैंक अकाउंट्स। अगर आप अपना कोई बैंक अकाउंट यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं भी करेंगे तो ऐसे लॉ की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 2022 में आई थी कि सब लोगों ने करने, उसके बाद से दोबारा उन्होंने 6 महीने के बाद इस चीज को रिवोक कर दिया था, ठीक है जी।
बात ये कीजिए, यहाँ पर अगर मैं करता भी हूँ तो मैं कौन सा अकाउंट एंटर करूँ? बिजनेस अकाउंट कर दें, ठीक है, बिजनेस अकाउंट आप कर दें, मसला नहीं है, या पर्सनल भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। सैलरी के केस के ना जिसका बिजनेस नहीं है वो यहाँ पे पर्सनली अटैच करेगा अगर करना है तो, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन अब बात ये कि जी लोग कहते हैं कि समझते हैं ये कि अगर हम यहाँ पे बैंक अकाउंट अपना शो करेंगे तो एफबीआर हमारे इस अकाउंट को फ्रीज कर देगा। ये बात आपको बता दूं कि एफबीआर के पास आपके नाम पर जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उन सब की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी उनके पास है। आप यहाँ पर ये शो करें या ना करें, उसकी इंफॉर्मेशन उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल। क्लियर होगी जी बात? अच्छा, तो यहाँ पर ऐसा आपको इनिशियली कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगेन नेक्स्ट स्टेप इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पर अगर आप अपने किसी लीगल एड का नाम डालना चाहते हैं, अपने मिसेस का, अपने पेरेंट्स का, अपने बहन भाई में से किसी का, तो आप बिल्कुल यहाँ डाल सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जी? मैं नेम पर आऊँगा, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी मैं अभी अपना एनआईसी एंटर करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए जी मेरा नाम यहाँ पर आ रहा है। नहीं, मैंडेटरी नहीं है ये। क्लियर होगी जी बात? तो यहाँ पे आप कर सकते हैं जी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कि अगर आप किसी को आपके बाद अगर कोई बंदा मामला देखना चाहे इसके, तो कौन होगा जी लीगल रिप्रेजेंटेटिव? वो आप जिसका भी आप यहाँ पे, आप जिसका सीएनएससी यहाँ पे एंटर करेंगे उनका नाम यहाँ पर आएगा और आपने उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर आपके अपने जो लीगल एड्स हैं उन्हीं की डिटेल यहाँ पर एंटर होती है, ठीक है जी। अच्छा जी हसन साहब। जी सॉरी, आपका पीछे जब आप रेजिडेंशियल एड्रेसेस ऐड कर रहे थे, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑक्यूपेंट हूँ और लेट्स से आई एम स्टेइंग एट माय पेरेंट्स हाउस, तो जी जी यहाँ वो परसेंटेज शेयर भी मांगता है, तो क्या वहाँ पे आप जीरो लिखेंगे? क्योंकि आप, मैंने नोटिस किए 1% लिख रहे हैं। जी, वो सर जीरो पे वो आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं करेगा, तो अच्छा। आपको एटलीस्ट 1 तो लिखना है, ओके ओके। ठीक है, तो आप उसको 1 कर दीजिएगा। ठीक है। क्लियर जी? अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कि आप के बिहाफ पे, या आप किसको अथॉरिटी दे रहे हैं जो आपके बिहाफ पे एफबीआर के मैटर्स को डील कर ले, ठीक है जी। अब यहां पर अगर मैं किसी को एंटर करूंगा ना एज ए ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी मैं अपना यहां पर सीएनआईसी एंटर करता हूं, यहां पे ज्यादातर कंसल्टेंट्स के जो सीएनआईसी होते हैं वो लिंक होते हैं, और आदिल साहब कहते हैं कि जी ये आज की डेट से शहीर साहब जो है मेरे एडवाइजर हैं जी, ऐड कर दिए जी। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जब मैं अपना आईरिस लॉगिन करूंगा, अपने एफबीआर से लॉगिन करूंगा, तो मैं जितनी भी फाइलिंग्स हैं आदिल साहब की वो अपने पोर्टल से कर सकूंगा। ये काम कभी किसी ने पहले किया है? वो आप चला आपने तो किया है। तो क्या होता है जी कि मुझे बार बार आदिल साहब की आईडी से लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी आईडी से लॉगिन करूंगा और आदिल साहब का जो फॉर्म ओपन करके जमा करा दूंगा अपनी आईडी से। डिसएडवांटेज उसी पे आया था। अब सर ये मैंने लिख दिया जी आदिल साहब का मैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव मैं हूं, अब ये डिफॉल्ट हुए ना, तो कौन फंसा? शहीद साहब फंसे। इन पे रिकवरी आई, रिकवरी के लिए नोटिस किसको जाएगा? इनको जाएगा ही जाएगा। लेकिन जो बड़े केसेस के अंदर, मैं आपको अपने तजर्बे से बात बता रहा हूं, ऐसे केसेस के अंदर जिन कंपनीज में ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो उनकी फर्म्स थी या वकील थे, हमने अपनी आंखों से लोगों को अरेस्ट होते हुए देखा है, कंसल्टेंट्स को, ठीक है। तो मैं तो बेसिकली क्या करता हूँ, मैं भी देखभाल के जो छोटे मोटे क्लाइंट्स हैं उनमें ऐड करता हूँ, लेकिन जो आपकी बड़ी कंपनीज हैं, जो आपके जिनकी टैक्सेशन की डिटेल्स बहुत ज़्यादा हैं या उनके पेमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उनके आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके काम करें। ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वाला काम आपको किसी न किसी स्टेज पे, अगर उन्होंने कहीं डिफॉल्ट हो गए और रिकवरी आ गई, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। ये बहुत रेयर केसेस में होता है, बहुत रेयर केसेस में होता है। बिलियंस की अगर किसी की टैक्स डिफॉल्टर है, कोई बंदा है कि 1000 2000 लाख 1.5 लाख 15 लाख के इसलिए काम, वैसे मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि आप उन लोगों को अपने पास रखें जो आपको लगता है कि जी हाँ ठीक है, सैलरीड पर्सन को आपने कर लिया, इशू नहीं है, कंपनीज को सेपरेट रखें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी। ये जब आप अपने
लॉगिन करना तो फॉर्म डिफरेंटली कहीं का ना वो प्रॉब्लम होता है जैसे आप नहीं, आप ड्राफ्ट में जाएंगे, जैसे ही आप ड्राफ्ट 114 को ओपन करेंगे फॉर एग्जाम्पल रिटर्न का, वो आपसे पूछेगा सीएनआईसी नंबर सेलेक्ट करें या एंटिटी नंबर सेलेक्ट करें। आप वहाँ पे एंटर करेंगे फॉर एग्जाम्पल आदिल साहब। हाँ, तो फॉर्म में जाएं, बिल्कुल जाएं। वो आपसे टैक्स ईयर पूछेगा, टैक्स ईयर से पहले वो आपसे सीएनआईसी पूछेगा। इस केस के अंदर इनका सीएनआईसी एंटर करूंगा तो इनके नाम से फॉर्म ओपन हो जाएगा बिल्कुल। ये सर इनकम टैक्स की इशू नहीं है, कस्टमर में भी यही होता सर सब जगह भी यही है, पता है ना? सब जगह भी यही है। तो आपने क्या करना है, ज्यादातर इन मामलात के अंदर एफबीआर या कस्टम के जो मामलात हैं उन कंपनीज का दें, उन लोगों का दें जो आप समझते हैं कि ठीक है। बड़ी कंपनीज में ये अटैच करने की ऐसी जरूरत नहीं है, ये ना आपके लिए बाद में कोई ऐसा प्रॉब्लम बने। ठीक हो गया जी? नहीं, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है जी। तो मैं अभी सर यहाँ से आदिल साहब इसको डिलीट कर, और मैं इसको यहाँ से करता हूँ जी। आज ही की डेट में इन्होंने मुझे अपॉइंट किया था, आज ही की डेट में निकाल दिया जी। लीगल में भी फिर ये नहीं कर सकता हूँ, लीगल में भी ये लीगल लीगल मतलब नहीं, लीगल का तो ऐसा मसला नहीं है। वैसे उसकी अपनी एक प्रोविजन भी है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो उसके केस के अंदर उसके लीगल एज की कुछ हद तक जो है ड्यूटीज है जो उन्होंने पे ऑफ करनी है। अगर कोई डिफॉल्टर किसी की डेथ हो जाती है तो वो अब ये यहाँ करें ना करें, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट जी। अगर हम यहाँ पे लिंक नहीं करते जी इस बात को वैसे ही मतलब पासवर्ड जो है एक्सपायर हो जाता है, कितने जो है हम उसके याद रखेंगे पासवर्ड, तो इसलिए लिंक करना तो मेरे ख्याल अगर आप पासवर्ड याद नहीं रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने 60 दिन तक चेंज नहीं किया, तो 60 दिन के बाद आप पुराना पासवर्ड तो एंटर कर रहे होंगे ना, तो वो आपको खुद ही ऑप्शन दे देगा एंटर ओल्ड पासवर्ड, सेट न्यू पासवर्ड। कॉपी पेस्ट आपने कर ले, दैट्स इट। लिंक ना वही मैंने बता दिया कि किन लोगों को नहीं करना, ईमेल एड्रेस से तो कंपनीज का ना करना। रिकवर एक अलग चीज है, है वो एक अलग चीज पता है। ये आप ऑथराइज सर वो बिल्कुल हम भी शेयर करते हैं, हमारे भी डेटाबेस है तो हम एक्सेल की फाइल में उसको सेव करते हैं, सारी चीजें मेंटेन करना पड़ता है आपको। ठीक है, कोई एसोसिएट रख ले जो बिल्कुल फ्रेश हो, वो ये काम कर देगा आपको। ठीक है जी। सर अच्छा जी सर। सर ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाला जो है ये थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि जो आप स्टार्ट में सोल्व टाइप का बता रहे हैं उसका वगैरह उसको और इसको जरा थोड़ा सा डिफर करते हैं कि देखिए ये ट्रांसफर का कोई केस नहीं है, मतलब आप खुदा ना खास्ता अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है, अगर वो बंदा टैक्स डिफॉल्टर होता है या कुछ मसला तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो यहाँ पर अपडेट होना, ताकि एफबीआर उनको पकड़ सके कि तुम्हारा बंदा तो चला गया, लाओ पैसे ये दे कर नहीं गया। ठीक है जी। तो एज सच नेसेसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ना करें कोई मसला नहीं है। ऑथराइज पे भी ना करें, एज सच कोई इशू नहीं। उसके पास ठीक है, राइट्स कोई नहीं है सर, सॉरी, देने के राइट्स तो है, लेने के कोई राइट्स नहीं। एग्जैक्टली सर। नुमान साहब मैं जरा आपको थोड़ा सा इसको भी समझाता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लें प्लीज। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयर। सर ये कौन लोग करेंगे? जो सैलरीड पर्सन है वो भी ना करें तो मसला नहीं है। एम्प्लॉयर में क्या होता है जी, आप यहाँ पर जाएंगे, सॉरी ये इनकम सोर्सेज में कह रहे हैं, सबसे पहले जाके अपने सोर्स को सैलरी भी करें, राइट। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर आके नेम पर कंपनी का एनटीएल लिखेंगे तो यहाँ पर उस कंपनी का नाम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कोई बंदा एबट कंपनी में काम करता है तो वो एनटीएन यहाँ पे लिखेगा एबट का, तो एबट यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से स्टार्ट डेट, किस डेट से जो है वो आपने एम्प्लॉयमेंट की है, ज्वाइनिंग की है, आप वो डेट यहाँ पे लिख देंगे। ये भी कर सकते हैं, ना करें तब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई जी? जी जी, जॉब कर रहे हैं बिजनेस के लिए, जॉब के लिए नहीं है। बिजनेस यस, बिजनेस के लिए। ठीक है। अच्छा, लास्ट वन इज अटैचमेंट। मैंने आपसे क्या कहा था? यूटिलिटी बिल, टेनेंसी एग्रीमेंट, और यहां पर आपने क्या अटैच करना है? लेटर हेड छोड़ दीजिएगा, आपने यहां पर सिंपली क्या करना है, इसको आपने प्रिंट करना है। ये फॉर्म प्रिंट हुआ, ये आपके सामने ओपन है। आपने सिंपली इसको क्या करना है, यहां पर जाके इसकी अटैचमेंट कर देनी है। ठीक है, और मजे की बात, यहां पर आप कुछ अटैच ना भी करें तब भी आपका बिजनेस ऐड हो जाएगा। क्लियर है जी? मैंने आपके सामने एक अटैचमेंट तो की है ना, लेकिन उसके बगैर भी हो जाता है, ये सबमिट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा।
ठीक है, मैं अब क्या करूंगा जी, वेरीफाई करूंगा। सर यहाँ पे आपके पास ना, जब आपको ईमेल आई थी उस पर एक पिन कोड लिखा होगा 4 डिजिट का। यहाँ पर हमने पिन कोड एंटर करना है। ये पिन कोड कहाँ से आएगा? ईमेल पर आएगा। अगर ईमेल पर ना हो किसी के पास तो क्या करेंगे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे चेंज करना है। एग्जैक्टली पहले मैं जरा एंटर कर दूं ताकि एप्लीकेशन हो जाए। सर जस्ट सेकंड जी। 39 मैंने वेरीफाई किया सर, ये एप्लीकेशन सबमिट होगी। सबमिट। आपने अपना बिजनेस एंटर कर लिया। क्लियर है बात यहाँ तक या नहीं है? सर आपका क्या क्वेश्चन है? जब हम बिजनेस रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कुछ इनकम में सैलरी सैलरी नहीं, वो मैंने सिर्फ एडिशनल एक चीज बात बताई है आपको। मतलब ऑप्शन क्यों आ रहा है जब सैलरी अब यहाँ पर देखें, यहाँ ये सारी चीजें सिर्फ बिजनेस के लिए तो नहीं है ना। पर्सन के लिए तो है ये सारी चीजें सिर्फ बिजनेस पर्सन के लिए थोड़ी है। ये काम सैलरीड पर्सन के लिए भी है। अगर कोई बंदा कहता है जी आप मेरे एम्प्लॉयर में, जी सैलरी पर्सन रजिस्ट्रेशन कर सकता है बिजनेस। नहीं ना, मैं यही तो आपको समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ सर, मैं अपनी प्रोफाइल में जाऊंगा, मैं बिजनेस ऐड नहीं करूंगा, मैं बाकी क्या कर सकता हूँ, अपनी पर्सनल डिटेल एंटर कर सकता हूँ, ये नंबर ईमेल एड्रेस, ठीक है। मैं अपने इनकम सोर्सेज में आके चीज बता सकता हूँ कि मैं सैलरी कमा रहा हूँ, कर दी मैंने। मैं यहाँ पर तीसरा काम क्या कर सकता हूँ, मैं एम्प्लॉयर में आके अपने एम्प्लॉयर का नाम डाल सकता हूँ। ये 3 काम मैं एज अ सैलरीड पर्सन कर सकता हूँ, बाकी सारे काम बिजनेस वालों के लिए। ठीक है, क्लियर होगी बात सर? सैलरी अमाउंट की बात करें, नहीं यहाँ पे ऐसा कोई आपको सजा नहीं मिलेगी कि आपने यहाँ पे हमें अपडेट नहीं किया। हाँ वो नहीं, ऐसा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। आपने कहा बिजनेस ऐड कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो, मल्टीपल बिजनेस ऐड कर ले, मल्टीपल डिलीशन भी अप्लाई कर दे, कोई बोल नहीं। अभी अब मैं आपको बताऊंगा, जब मैं डिलीट वाले अभी पार्ट पे आऊंगा ना, फिर मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 117 वो क्या कर दे। तो फिर वहाँ आपको पता लग जाएगा कौन पूछने वाला है कौन पूछने वाला नहीं है। ठीक है जी, तो सेक्शन 117 में अभी आपको बताऊंगा क्या। जी सैलरी पर्सन वो जॉब करते हैं और शाम में अगर वो अपना कोई बिजनेस प्लान कर, तो ऐसा पॉसिबल है दोनों से इनकम जनरेट हो? बिल्कुल है सर, रिस्ट्रिक्शन तो किसी ने इम्पोज नहीं की, दोनों काम कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों हेड आके एंटर कर ले, सैलरी भी कर ले, बिजनेस भी कर ले। गवर्नमेंट अब वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है, अब वो यहाँ पे सिर्फ सैलरी शो कर सकता है, लेकिन बाय लॉ वो उसको बिजनेस नहीं शो कर सकता, उसके लिए प्रॉब्लम बनेगी। पब्लिक ऑफिसर के लिए तो नहीं हो सकता ना ये काम। शेयर्स वगैरह का बिजनेस शेयर्स देखिए, अगर मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में शेयर्स ले रहा हूँ बेच रहा हूँ तो मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई एक बंदा पब्लिक ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, और शाम में जो उसने जो अपने किसी के साथ मिलकर एक सिक्योरिटी ब्रोकर हाउस खोल लिया, राइट, और वो काम कर रहा है, तो फिर वो यहाँ पर शो नहीं कर सकता, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे शेयर्स में कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, वो आप कर सकते हैं, मसला नहीं। ठीक है, क्लियर होगी जी बात? मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ और मैं लॉग आउट भी करता हूँ इसको। अगर कोई बंदा लॉयर है, उसकी फिक्स सैलरी नहीं है, तो वो क्या करेगा? सिंपल सी बात है, लॉयर की अगर सैलरी नहीं है तो जाहिर बात है वो अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहा होगा, तो वो अपने एक नाम से बिजनेस एंटर कर ले, वो कर ले। नहीं भी करता तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है उसको, वो जब अपने ईयर एंड पे रिटर्न फाइल करेगा तो बिजनेस इनकम में शो करेगा। अच्छा, नुमान साहब कह रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव कंपनी लेफ्ट करने के बाद भी रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगा ड्यूरिंग दिस टाइम, हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा जैसा कुछ भी इसका वो कॉन्सेप्ट नहीं है। बिजनेस छोड़ने कर जाने से ये कुछ भी ऐसा नहीं है। बहरहाल उसको ना करें आप, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, सिर्फ बताना आपको मकसद था कि अगर आप करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। अच्छा, अब मैंने आपको क्या चीज़ दिखानी है जी, मैंने स्क्रॉल डाउन किया इसी आईरिस की वेबसाइट पर लॉग आउट करके, ये टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी आपको नजर आ रहा है? नजर आ रहा है पीछे सबको? मैं यहां पर गया और ये सीएनएससी मैंने लिखूंगा किसका जी? आदिल साहब का। क्या आदिल साहब? 4200003522 6985893 7।
ये देखें जी, मैं इसको ज़रा प्रिंट कर लेता हूँ। और ये आपके सामने मैंने एक एनटीएन ओपन किया। ये देखें जी आदिल साहब, ये जी इनकी एनटीएन की ऑनलाइन वेरिफिकेशन, इसे ऑनलाइन वेरिफिकेशन कहते हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है जी, क्लियर है जी? क्या समझ में आ रहा है आपको इसमें? सर ये इंडियन सर्टिफिकेट दिखा दे। मैं दिखा देता हूँ, वेट करें, पहले ये जरा देख लें। वन एट है ना। अभी जो उन्होंने किया फाइल प्रोफाइल में सबको एक्टिव लिखा है। नहीं नहीं अच्छा जी, ये रहा जी इनका रजिस्ट्रेशन नंबर, रेफरेंस नंबर, इनका एनटीएन नंबर है जी, इनका नाम आ गया। ये दोबारा से इनका क्या आ गया जी, CNIC। ये ईमेल और नंबर हमने क्या किए, यूज किए इनके आईडी इनका साइनअप करते हुए। ये इनका एड्रेस आ गया, कब रजिस्टर्ड हुआ इनका एनटीएन, आज की डेट में हुआ है। टैक्स ऑफिस RTO 2 आ गया, राइट। और इनका रजिस्ट्रेशन स्टेटस ये क्या आ रहा है, एक्टिव आ। ये वो वाला एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट नहीं है, फाइलिंग की एक्टिव स्टेटस नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन का स्टेटस इनका एक्टिव है कि ये FBR के साथ रजिस्टर्ड है। जो फाइलिंग का स्टेटस चेक करना होता है कि जी मैं एक्टिव हूं या नहीं हूं, वो हम किसी और उससे जाके देखते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही जी इनका बिजनेस आदिल एंटरप्राइजेस, ऑफिस नंबर दिस एंड दिस, और ये इनकी प्रिंसिपल एक्टिविटी जो हमने एक्टिविटी सिलेक्ट की थी जी। ये तो वैसे पाकिस्तान आप बता रहे हैं, तो मतलब कहीं बाहर बैठा हुआ है यूके कनाडा, और उसके CNIC के इसके बता के फॉर एग्जांपल हम कैसे बनाएंगे इस टाइम के लिए? बन जाएगा सर, नाइकॉप है ना उसके पास, तो नाइकॉप पे बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एड्रेस अगर आप कह रहे हैं गलती हो जाए उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते, कर सकते सर, क्यों नहीं कर सकते आप, मैं भी आपको बता देता हूँ। यस, प्रोफाइल में जाके एडिट होगा। अच्छा जी, मैं पहले एक चीज आपको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की बता दूं कि वो कहाँ से जाके आप चेक कर दें कि अगर किसी बंदे ने अपना फाइलिंग स्टेटस चेक करना है कि वो एक्टिव है या नहीं, तो यही इसी पेज पे आइरिस पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये आपको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट नजर आ रहा है, इनकम टैक्स, राइट। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या जी आपका 42000, यही है, और 700176 वेरीफाई करूंगा। ये देखिए जी क्या लिखा आ रहा है, इनएक्टिव। जब ये अपना रिटर्न फाइल कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा जी, इनका ये जो काम जो है, इनका जो फाइलिंग स्टेटस है वो एक्टिव में आ जाएगा। अगर कल ये करेंगे तो पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी। 2025 का फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया ना सर, अब फाइनेंशियल क्या ये नहीं सर, लास्ट ईयर जो है इसी चीज के ऊपर अमेंडमेंट आई थी कि आप हर साल जो है पूरे टैक्स सीजन गुजारने के बाद मार्च में जाके अपडेट कर दें, तो अब सर ये रियल टाइम में 24 घंटे के अंदर अपडेट हो जाती है। 31 अक्टूबर के बाद से 31 तक सर, 1 अक्टूबर तक जो ना नाम फाइलर आ रहे थे, अगर जी जी, डेट पे जो ना फाइल की है 31 के बाद सब फाइलर हो वो पिछले साल का हुआ ना सारी कहानी। वो जो आप 2024 का भी कर रहा था ना सर, अभी टाइम पे भी कर रहा था, वो 31 के बाद। तो सर 2024 के लिए डिफॉल्ट सरचार्ज आ गया था ना सर, मैं यहाँ पे सरचार्ज से बचाने के लिए आपको बात कर रहा हूँ। अभी तो डेडलाइन गुजरने के बाद, तो गवर्नमेंट के डेडलाइन है, उसके बाद फाइनल में एक्टिव नाम आएगा, चाहे चाहे वो कल भी कर ले, परसों भी कर ले। अच्छा समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये बंदा 2025 का भी रिटर्न फाइल करता है, तो आप ये कह रहे हैं कि इसकी डेडलाइन गुजरने के बाद ये बंदा जो फाइल रहेगा। बहरहाल मैं इस पर रिविजिट कर लूंगा, लेकिन मेरे जो प्रैक्टिस ये कह रही है, क्योंकि लास्ट ईयर जो उन्होंने अमेंडमेंट की थी वो उन्होंने 24 आवर्स या मैक्सिमम 7 डेज की कर दी थी। मैं आपकी बात समझ गया मैं आपकी बात। चलो उसको रिविजिट कर लेते हैं, उसको मसला नहीं इतना बड़ा। वो उसके अंदर एक्टिव टैक्स पेयर 181AA में लिखा हुआ है, आई गेस, या 182 में लिखा हुआ है, वो मैं इसको देख लेता हूँ, 182 में देख लेते हैं।
बार वो देख लेते हैं, उसका इतना बड़ा इशू नहीं है। तो क्या है जी, आपने फाइलिंग स्टेटस क्या करना है, यहां पर आपने चेक करना है कि आप इनएक्टिव हैं या एक्टिव है। क्लियर है जी। अच्छा, अब चेंजिंग की बात कर रहे हैं या डिलीशन की बात कर लेते हैं। 35 356698 698, 85। ठीक है जी। अच्छा, मैं प्रोफाइल में जाऊंगा वापस, और सर आपका सवाल था एड्रेस चेंज कर सकता हूँ या नहीं। आप इसको यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ से जाके आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। ये तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मेरे को पता नहीं, समझ नहीं आता। हाँ, ये इसका मसला है। बार वो वहां पे तो रहेगा, यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी। अच्छा, मेन बात क्या है जी, कि आप बिजनेस अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं या नहीं। कर दें बिल्कुल डिलीट। डिलीट आप क्यों करेंगे, वजह, बिजनेस बंद कर दिया, खत्म कर दिया ना। तो मैं आता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ, और मैं आज ही की डेट में मैंने स्टार्ट किया था और आज ही की डेट में खत्म कर दिया। ठीक है जी। आप इसको वेरीफाई करेंगे, दोबारा पिन एंटर करेंगे, पिन क्या दिया, 39 आई गेस 39323 3923। 23। सर अगेन सबमिट हो गया, ये बिजनेस इनका डिलीट। अब एक और बात क्या है जी, बिजनेस डिलीट करने के बाद कोई टाइम पीरियड है? अभी थोड़ी देर में 10-15 मिनट में वो रिमूव हो जाएगा आपके एंटीन से। नहीं नहीं, कहने का मतलब है कि ये जैसे हमने जो बिजनेस डिलीट किया इसकी जो टाइम पीरियड है, जैसे 24 घंटे में अगर आपने बना है, नहीं 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 सर, कभी भी आप इन वो फ्यूचर। आपने किया, आपने कर दिया, ठीक है, वो कर सकते हैं आप, मसला नहीं है। अच्छा जी, करना क्या जी, अब आपने बिजनेस डिलीट कर दिया, तो सेक्शन 117 कहता है हमें कि जब भी आप अपना बिजनेस बंद करेंगे, डिसकंटिन्यू करेंगे, आपके ऑपरेशंस क्लोज होंगे, तो आपने क्या करना है, आपने 15 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर को बताना है कि जी आपने बिजनेस अपना बंद कर दिया। सेक्शन है जी सेक्शन 117। तो सर अक्सर क्लाइंट आते हैं हमारे पास और वो यही कहते हैं कि यार हमारा एंटिन बना दो, अगले दिन आकर बोलते हैं यार वो बंद कर दो। आ रहा हूँ, उस बात पे भी आ रहा हूँ, उस बात पे भी आ रहा हूँ भाई। तो वो एंटिन तो खत्म नहीं हो सकता ना। एंटिन खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे बेसिकली मैंने यहाँ पे बिजनेस बंद करने की बात की है, बिजनेस डिलीट बंद करने की बात की है, क्लोज। डिलीट कर दें तो business खत्म हो वो मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, क्या है उसको वेट कर। जाएगा। सेक्शन 117 यार है जी, नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, पेज नंबर 234। ये रहा जी, any person discontinuing a business shall give the commissioner a notice in writing to that effect within 15 days of the discontinuance। डिलीट करने के बाद 15 days of discontinuance। यहाँ पे बेसिकली डिलीशन का वर्ड भी यूज नहीं हुआ हुआ, यहाँ पे डिसकंटिन्यू का वर्ड यूज हुआ हुआ। तो आपने 15 दिन के अंदर नोटिस देना है किसको, कमिश्नर को। और वो नोटिस आपने कहां से जाकर देना है जी, इसी आईरिस पे आपने जाकर यहां पर एक नोटिस आपने देना है जी इनको। मैं भी आपको, सॉरी, मैं भी आपको बता देता हूँ। ये रहे जी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये आपने लॉगिन किया, रजिस्ट्रेशन में गए, एप्लीकेशंस में आए, 117(1) 2025 फिलहाल चल रहा है राइट नाउ। सर ये यहाँ पे आपने आगे जिस तरीके से आप वर्ड पे एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं, आपने उसी तरीके से यहाँ पर बताना है कि जी मैंने बिजनेस बंद कर दिया है, किन रीजंस की वजह से बंद किया है, और मैंने अपनी फाइलिंग्स कंप्लीट कर दी है जो करंट की थी, मैंने अपना टैक्स ऑलरेडी जो था वो पे कर दिया है। अगर आपके पास कोई बिजनेस क्लोजर की कोई एविडेंस है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो मेरे के पास एक वाइंडिंग अप का सर्टिफिकेट होगा,
कंपनी के केस के अंदर मैं अटैच कर देता, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के केस के अंदर क्या है, यही है कि जो आपके जो बिजनेस बैंक अकाउंट है उसका क्लोजर लेटर आप यहाँ पर एंटर कर देना। ठीक है, तो 15 दिन के अंदर आपने ये काम करना है। ये तो हो गई एक किताबी बात, कानूनी बात। जो ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल चीज है, 99.99% कोई लोग इसको फाइल ही नहीं करते। ठीक है, प्रैक्टिकली 117 की कंप्लाइंस होती ही नहीं। क्यों नहीं होती? अगेन एफबीआर के डर से। अकाउंट्स तो क्लोज कर दिए, बंद हो गया सब कुछ, बिजनेस बंद हो गया, तो अब एफबीआर ये ना बोले कि जी जो आपने बंद किया कैसे बंद कर दिया, एसेट्स कहाँ गए, सेल की उस पर गेन हुआ लॉस हुआ, पैसे जो आपने लिक्विडेट किए वो शेयर होल्डर्स को दिए कैसे दिए, बैंकिंग चैनल फॉलो किया नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको वहां पे प्रूफ करनी पड़ती हैं। तो लोग इस चीज को क्या करते हैं, डिलीट करके खामोशी से यहाँ से निकल जाते हैं। जी सर। ट्रेड लाइसेंस जो बन रहा है, ट्रेड लाइसेंस नहीं, यहाँ पर तो ऐसा उसका कोई नहीं, वो डिपार्टमेंट एक अलग है सर। एफबीआर से कनेक्टेड है। नहीं सर, फिलहाल नहीं है। बहुत सारे ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस तो बेसिकली आपको जो ये आपको शॉपकीपर्स वाले बना के देते हैं आपको, वो ऐसा जितना नहीं है, वो एक अलग कहानी है। हाँ वो एक अलग कहानी है। ठीक है जी। यही सेम प्रोसेस होगा सर। वो आपको बोलते हैं एंटीन बना के दें, यही काम आपने करना है। वो आपको बोलते हैं कि जी मेरा एफबीआर पे आईडी पासवर्ड क्रिएट कर दें, यही काम आपने करना है। मोस्ट कॉमनली यूज होता है कि जी मेरा एंटीन बना दें। एंटीन बनाने के लिए आपने ये काम करना है। अब एंटीन सर्टिफिकेट कहाँ से दोगे जी? प्रोफाइल में जाओगे, सर्टिफिकेट्स में जाओगे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, और ये आपका एक सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया, टैक्स पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो जो मैंने आपको दिखाई थी टैक्स पे प्रोफाइल इंक्वायरी पे, वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन। ठीक है, ये दोनों चीज आप अटैच करके उसको आप भेज दोगे। इस पे नहीं आता, उस पे तो आता है, लेकिन समटाइम्स बैंक मांगता है। ठीक है, और इसको आपने क्या करना है, ये ब्लू वाले सर्टिफिकेट को प्रिंट करके अपने ऑफिस में हैंग कर लीजिए। ठीक है जी, क्लियर है? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो मुझसे पूछ सकता है। सर यहाँ लव एक्टिविटी टाइप में अदर आ रहा है। यार ये इस पे सारी चीजें नहीं आती है, ये यहाँ पर सारी चीजें नहीं आती है, कंप्लीट एक्टिविटी यहाँ पे शो नहीं होती। उसके लिए तभी आपको किसी को भी अगर देना है ना अपना एनटीएन, तो आप ज्यादातर ऑनलाइन वेरिफिकेशन ही फॉरवर्ड कर दो। ऑनलाइन वेरिफिकेशन पे नाम आता है, सारी चीजें आ रही होती है, और एक्टिविटी बिजनेस भी आता है। अब देखो यहाँ पे इनका बिजनेस भी नहीं आ रहा। सर आपने इसका बिजनेस अभी क्लिक किया है? सर मैं अगर ऐड भी कर दूं, मेरा बिजनेस तो ऐड है, मैं आपको अभी अपना दिखा देता हूँ। यहाँ पर कभी भी बिजनेस नेम नहीं आता, आता ही नहीं है बाय डिफॉल्ट, सिर्फ आपका नाम आएगा यहाँ पे, टाइप ऑफ पर्सन चेंज होता दैट्स इट। है, टाइप चेंज होता है। अभी इन्होंने बाय लॉ से कंपनी ऐड कर दी थी और यही हो गई है जी, इन्होंने 15 डेज के अंदर अंदर रिप्लाई देना है उसको। अभी ऐसा इनको करने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। डिलीट हो चुके हैं कहीं प्रोफाइल। नहीं होगा, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। कंपनी हमें हायर कर ली है, देखते हैं मामला देखें। उसके लिए भी हमें इंडियन कंपनी का बना कर बिजनेस की साइड डिटेल हमें बता। वो एक अलग कहानी है कि कंपनी का एंटीएन कैसे बनता है क्या होता है, वो आपको ऐसा इतना मसला नहीं है। वो कंपनी जो आपको बुलाएगी काम करने के लिए, वो आपको आईडी पासवर्ड शेयर कर देगी, आपने बस काम करना है। और जब आप नई एक कंपनी बनाएंगे किसी के लिए, तो फिर एक सेपरेट एक काम होता है, वो मैं आपको बता दूंगा फिर। ठीक है सर, वो उनका एक क्वेश्चन जी। रूल बुक में आप कह रहे हैं ऑर्डिनेंस में यस सर, मैं इस बात का जवाब इसलिए अभी मैंने वहां पे कुछ नहीं बताया कि ये है कि मैंने ओपन किया किया, ये मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा इनकम टैक्स की पहली क्लास में। ये सारी चीजें आपके जितने भी डाउट्स है ना, कि मैं कहाँ से जाके क्या चीज रेफर करूंगा, मैं पहली क्लास में कवर कर दूंगा। ठीक है, तो अभी एक्चुअली वो टॉपिक है नहीं राइट नाउ, मैंने सिर्फ वो रेफरेंस देना था कि 117 कहता है कि आपके सामने। सर आपका की क्वेश्चन है? हाँ वो मैं इंशाल्लाह फर्स्ट क्लास में जो है इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। सर ये आप जाएंगे यहाँ पे प्रोफाइल में, ये सर्टिफिकेट्स में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दैट्स इट। ठीक है जी, डिलीट नहीं होता है। अभी डिलीट कर तो दिया, एंटीन डिलीट करने की बात करें सर, बंदा कबर में चला जाता है, एंटीन डिलीट नहीं होता। एक क्लाइंट की डेथ हो गई, 4 साल बाद उसको नोटिस भेजना, रिटर्न फाइल करो, डेथ सर्टिफिकेट अटैच करके दिया कि भाई तरीके का कुछ कोई एंटीन
क्लोज कराने का तरीकेकार बिल्कुल अवेलेबल है, लिखा हुआ है इसके अंदर, लेकिन एज सच मैंने आज तक इस चीज को ना देखा है प्रैक्टिकली अप्लाई होते हुए, कभी भी नहीं देखा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी डेथ हो गई, इनके एंट्रीज बने हुए थे, वो आज तक बने हुए हैं। ठीक है, हमने सिर्फ इतना काम करना है कि हमने सिर्फ 181 जाके अटैच करना है, वो मैं आपको बताऊंगा, वहां पे डेथ सर्टिफिकेट अटैच कर दो, दैट्स इट। आप इन्फॉर्म कर दिए चीज बंदे की डेथ हो गई, एक बंदा जिंदा बोल रहा है मेरा एंट्री खत्म कर दो, उसके लिए भी कुछ रीजन है ना, होना जरूरी है। क्यों खत्म कर दे? पैसे नहीं कमा रहा, क्या कर रहे हैं? कहने का मुझसे हस्बैंड था आपकी वाइफ का एंट्री बनवाया, हाँ वो प्रॉपर्टी लेनी थी, नहीं हुआ, वो सौदा कैंसिल हो गया, उसने बोला एंट्री खत्म कर दो। हाँ, आप बताएं क्या करना है? आप वाइफ का अगर एंट्री ना बंद करवाना चाहते हैं, उसकी क्लोजर की एप्लीकेशन दे दें आरटीओ में, और वो आप प्रूफ कर दें कि इनकी वाइफ जो है किसी भी किस्म के कोई पैसे नहीं कमाती है, हाउस वाइफ है, कोई टैक्सेबल उनकी इनकम नहीं है, फिर आपका काम हो सकता है। लेकिन बहुत ओका काम है, सीरियसली बता जी। प्रॉपर्टी के लिए बनाया था जी, जवाब यही है। सौदा कैंसिल हो गया जी, नहीं हो पाएगा काम। वैलिड रीजन आप देंगे, काम आपका हो जाएगा। वो आपसे करेंगे बिल्कुल कि आप क्यों करना चाहते हैं। ऐसा तो होता ही नहीं है, वो उनकी पूरी कोशिश होगी कि आप इसको खत्म ना करें। बहुत मुश्किल होगा आपके लिए इसको करना, बेहतर है इसको ऐसे ही रहने दें। आप अपना भी एज अ कंसल्टेंट टाइम वेस्ट करेंगे इसके पीछे, होगा कुछ भी। वहाँ पे देखिए प्रोफाइल में वहाँ पे डेट ऑफ डेथ आ रही थी। अच्छा 2 मिनट, कहाँ पर सर? सिस्टर फॉर ये आप नाम लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ डेट, डेट ऑफ डेथ, ये लीजिए, ये भी बंद है सर अभी, मरने पर भी पाबंदी है। ठीक है जी, उसका एक और हल है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ जल्दी से। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये डायरेक्ट आ रहा है मेरे ख्याल से। अच्छा जी, ये देखें, अगर आपने अपडेट करना है तो आप ये 181 पे जाइएगा, फॉर्म्स में मॉडिफिकेशन, यहाँ पर मेरे ख्याल में ओपन होगा, पहले होता था, मैं चेक कर लेता हूँ इसको। ये रही लिक्विडेशन डेथ डेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये डेट सेलेक्ट करता हूँ, अटैचमेंट में जाइएगा और डेथ सर्टिफिकेट अटैच कर दीजिए, सबमिट, काम खत्म जी। ये सजेस्ट ना करें, इससे बंद नहीं होगा सर, फिर भी इंडियन नहीं होगा बंद, बस रिकॉर्ड उनके पास चला जाएगा कि जिस बंदे की डेथ हो गई। ठीक है जी, आते हैं सर ऑटोमेटेड नोटिस है, क्या करें सिस्टम है। तो आपने 2 टर्म फॉर यूज किए कंपनी और पार्टनरशिप की, वो जब मैं कंपनी पार्टनरशिप बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा कैसे बनाने। बिल्कुल हो सकते हैं सर, तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बाइंडिंग आपका लेटर अटैच कर दें, लेकिन वो भी लंबा काम होता है काफी। ठीक है, क्लियर है जी आज की क्लास? कोई क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जी? जी जी, नोटिस आ सकते हैं ना। देखिए, जब आपका एनटीएन बन गया ना, तो अब आपकी ऑब्लिगेशन है कि आपने हर साल क्या करना है, रिटर्न अपना फाइल, चाहे वो उसमें आपकी इनकम थी या नहीं थी, लेकिन आपने रिटर्न फाइलिंग जरूर करनी है। ठीक है जी, यस, नील की फाइलिंग करनी इंशाल्लाह सर। आप इसलिए यहाँ पर हैं, इंशाल्लाह आगे जब आप आएंगे तो आपको पता लग जाएगा कैसे करें। कल वाली क्लास में क्या टॉपिक है? पार्टनरशिप, यस, ठीक है जी। चलें फिर, इंशाल्लाह कल आप सबसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। के बाद फिर अच्छा जी, इस एफबीआई रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एनटीएन नंबर से जी, एग्जैक्टली जी, मुदब्बिर सना हमजा खान साहब, इंडियन फाइल और नॉन फाइल दोनों का बनता है, या कोई और प्रोसेस भी होता है? नॉन फाइलर इंडियन में कोई फर्क? सर एनटीएन सेम होता है, चाहे फाइलर का हो नॉन फाइलर का हो, ठीक है, यही होती है चीज। मुदब्बिर सना, जब हमने एनटीएन ओपन किया था तो वहां पे एनटीएन के नीचे, रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे उनका आ रहा था रेफरेंस नंबर, वो उनका एनटीएन नंबर था। सर डिसकंटिन्यूस वाला प्रैक्टिकल प्रोसेस फिर से बता दें, लाइट चली गई थी। अच्छा जी, ये मिस निदा, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ऑनलाइन है, ये आप रजिस्ट्रेशन पे जाएंगी एप्लीकेशंस पे, और ये 117 की एप्लीकेशन आपने ओपन करनी है। ये ओपन मैंने ऑलरेडी की थी, तो ड्राफ्ट में आ रही है यहाँ पर, ये रही। आपने यहाँ पर लिखकर बताना है कि जी आपने क्यों बिजनेस बंद किया, कब बंद हुआ है, और अगर कोई एविडेंस है क्लोजर का बिजनेस का, तो यहाँ पे अटैच करके इसको सबमिट कर दीजिएगा। ये प्रैक्टिकली 99.99% काम नहीं हो रहा, सिर्फ बताने के मकसद आपको बताया है। करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं करना चाहते इट्स अप टू यू। ठीक है सर, वो बिल्कुल वो शेयर हो जाएगी। ये फर्स्ट क्लास थी जो
ओरिएंटेशन के बाद फर्स्ट जी जी फर्स्ट क्लास जी सर मैं भी लिख देता हूँ आदिल स्मॉल ए कैपिटल आदिल